वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 24 दिसंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर मिले पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हो उससे पीटी फैक्ट कौन कौन से न्यूज़ आपको आज के न्यूज़पेपर में दिख रहे हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आईएएस का जो अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने कलीग के साथ, अपने मित्रों के साथ। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी आप हमारे युक्ति आईएएस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण कमेंट करना, सुझाव देना ना भूलें। साथ ही साथ जो भी पीटी फैक्ट और मेंस के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दीजिए और सभी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कीजिए। इससे आपका इंटरनल डेवलपमेंट होगा। और साथ ही साथ आप लोग युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप लोग ऐप भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा। यह गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है युक्ति आईएएस का ऐप। आप वहां पर कम्युनिकेशन ग्रुप है एक बना हुआ ऐप पर, जहां पर सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग शेयर कर सकते हैं दैनिक जागरण से रिलेटेड और भी जो चीज़ें आप लोग को उपलब्ध है तो आप वहां लाभ लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ कल ही एक बैच लॉन्च हुआ है जो जीएस कैप्सूल के नाम से 2.0 के नाम से है। आप उसका क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इससे जो पीटी फैक्ट पॉइंट होता है ना, जो जीएस में वो कवर कराया जाएगा और जो भी एग्ज़ाम आप लोग देते हैं पीटी प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर, वो आप यूपीएससी के दे रहे हो, स्टेट पीसीएस के दे रहे हो, साथ ही साथ जितने भी एसएससी लेवल के भी एग्ज़ाम देते हो, रेलवे ग्रुप डी, जितने भी एग्ज़ाम ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग फिल करते हो उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट बात की जाएगी, जो टॉपिक वाइज आप लोग को कवर कराया जाएगा और यह बहुत ही आप लोग के लिए रामबाण बनकर आएगा। ब्रह्मास्त्र के रूप में आप लोग अपने अध्ययन अध्यापन में इसे यूज़ कर सकेंगे। कल का वीडियो जाके देखिएगा। आज भी 11 एम से वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही साथ युक्ति आईएएस में बहुत सी चीज़ें टेस्ट अवेलेबल कराया जाता है तो टेस्ट में भाग लीजिए। रेगुलर अपनी स्टडी को जांच कीजिए कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय फिर सरकार के द्वारा लिया गया है और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, उसके संदर्भ में कुछ प्रश्न चीन को लगातार भारत चुनौती दे रहा है कि आपकी आकलन एजेंसी कैसी है। जैसे कि आपको याद होगा कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपको इकोनॉमिक फोरम में जो है आपको प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता था, अर्थात कौन ज़्यादा प्रतिस्पर्धी देश है। उसमें कुछ रिपोर्ट में डाटा एनालिसिस के संदर्भ में कुछ डॉट आया था, विभिन्न देश के द्वारा प्रश्न चिन्ह किया गया था। ऐसे ही अब है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर भी आएगा। क्यों आएगा उसके संदर्भ हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं स्पष्ट कर दूँ तब आगे मैं बढ़ूँगा। चलिए देखिए क्या हुआ है। सरकार कल क्या की है कि कोरोना काल आ रहा है, फिर से कुछ चीज़ें चीन से बाहर निकली है और जल सरकार अपने प्रथम स्तर पर क्या करे, आपको थोड़ा सा सतर्क होकर काम करना चाहती है। यही कारण है। उसी बीच में जो वर्तमान सरकार है उसने क्या किया है कि एक निर्णय लिया है कि गरीबों के लिए क्या है, सरकार सभी उपभोक्ताओं को मुफ्त अनाज देने का, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो लिस्टेड लोग हैं उनको सभी लोगों को क्या करना है, आपको मुफ्त अनाज दिया जाएगा जिसकी संख्या लगभग 81.35 करोड़ है। बताइए इतनी बड़ी संख्या को एक साल, एक वर्ष तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। क्या कोई भारतीय भूख से मरेगा या तो इस प्रकार के गरीबी सूचकांक जो आंकड़े हैं उसको प्रभावित करेगा। गरीबी का आंकड़ा और गरीबी होना दोनों में अंतर होता है और हंगर इंडेक्स क्या बोलता है, भूखा रह रहा है। बताइए उस हंगर रिपोर्ट के संदर्भ में। तो चलिए कुछ प्रश्न का उत्तर आप लोग पहले दीजिए। हंगर जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, इस वर्ष भारत का रैंक क्या है और सबसे भूखा देश कौन है आप बताइएगा। ब्रिक्स में जो देश है उसका हंगर रिपोर्ट कितना है। साथ ही साथ हमारे पड़ोसी जो देश है, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, इन सबों का रैंक कितना है हंगर रिपोर्ट में, और सभी पर चर्चा पहले किया जा चुका है तो आप लोग इसका जरूर देखिए, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको मैंने पहले भी कवर किया है। जिन्होंने खाद्य सुरक्षा
खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो क्लास था उसको ज्वाइन नहीं देखे हो, प्लीज़ जाकर प्ले लिस्ट में देखिएगा। और लिस्ट शेयर किया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, पिन मैसेज किया हुआ रहता है, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो इसके तहत क्या है, प्रणालियों के सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को बांटे जाने वाले अनाज के लिए आधार का जो कार्ड धारक है उनको भुगतान नहीं करना होगा, अर्थात बिल्कुल मुफ्त यह अनाज दिया जाएगा। तो लगभग 81.35 करोड़ लोगों को यह मुफ्त अनाज दिया जाएगा अगले 1 साल के लिए, अर्थात 31 दिसंबर जो 2023 होगा तब तक के लिए। चलिए कि यह 31 दिसंबर 2000 तक दी जाएगी। और मुझे एक क्वेश्चन और बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो शुक्रवार को हुई आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति, इसमें कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? इस मंत्रिमंडलीय जो सदस्य समिति है उसकी संरचना क्या है, आप लोग इसे बताइएगा। मैंने इस पर पहले भी न्यूज़ कवर किया, ये लगातार चर्चा में रहता है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, तो ध्यान रखिएगा। पीटी स्तर पर भी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे बिहार में एक बार पूछा था कि सबसे बड़ा आपको सिविल सेवक कौन होता है, आपको पूछा गया था ना, याद होगा। तो इन्हीं सभी टर्मिनोलॉजी से निकलकर बाहर आता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए स्पेशल कहीं क्लासेस करनी होती है, स्पेशल क्लास करके उसको कवर करना रहता है, या स्पेशल बुक नोट्स आपको कवर करना है। आप लगातार इन सब चीज़ों पर नज़र रखिएगा ना, तो प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मंत्रिमंडलीय समिति की संरचना मुझे आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए इस निर्णय के क्या होगा, 2 लाख रुपये खजाने का बोझ अतिरिक्त आएगा। समझ सकते हैं कितना बड़ा बोझ आने वाला है, सरकार पर अतिरिक्त बोझ आएगा। और कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी जो केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री जो है पीयूष गोयल है, इसी मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद यह फैसला जहां गरीबों के लिए राहत लेकर आएगी, वहीं इसकी राजनीतिक महत्व भी देखी जा रही है। बहुत से महत्व इसके उभर कर सामने रहे, जिसमें क्या है, क्या महत्व है, एक सेकंड कलर थोड़ा चेंज कर दूं, मिल जा रहा है। इसका महत्व क्या है कि अगले साल जो राज्यों में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसकी शुरुआत और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसका आंकड़ा देखा जा रहा है। तो प्रश्न एक और बताइए आप लोग यहाँ से क्वेश्चन, और इस पर मैंने चर्चा भी किया, 9 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो उन 9 राज्यों की सूची आप लोग बताइएगा। और अभी हाल ही में किन राज्यों में चुनाव सफल हुए हैं, ये दोनों चीज़ें आप लोग यहाँ से बताइए। देखिए एक ही टॉपिक से मैं अभी तक 10 प्रश्न से अधिक कर चुका हूँ, तो आप लोग सीरियस होकर चीज़ों को कवर कीजिए। लगातार यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप है ना मिस बैलेंस हो जाते हैं, आप प्रश्न पूछते हैं कहाँ से आता है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। बस आप लोग को एक्टिव मोड में काम करना है। यहाँ कुछ आंकड़ा दिया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश में 2/3 आबादी अर्थात 81.35 करोड़ लोग अति रियायती दरों पर अनाज प्राप्त करता है। इस पर मैं पहले भी चर्चा की है, इसके सारे डायग्राम पर चर्चा हो चुका है, बस इसके कुछ पार्ट है उसको आप लोग देख लेना। क्या है, दुकान में 3 रुपये प्रति किलो से क्या मिलता है, चावल मिलता है। 2 रुपये प्रति किलो की दर से आपको गेहूं मिलेगा, और 1 रुपये प्रति किलो की दर से मोटा अनाज मिलेगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए कि अभी कौन सा वर्ष चलाया जा रहा है मोटा अनाजों के लिए, कौन सा वर्ष घोषित है, किसके सहयोग से घोषित किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दशक कौन सा है, आप लोग मुझे बताइएगा प्रश्न का उत्तर। एक प्रश्न और उत्तर बताना इसका है कि राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलिए 3 प्रश्न मोटा अनाज से भी हो गया, इसको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। इतना फैक्ट हो गया। अब आपको याद रखना है अंत्योदय वर्ग के संदर्भ में बातें कीजिए, इस पर सभी पर मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, बस जो अंडरलाइन किया उसे आप लोग देख लीजिएगा। पेपर में जो चीज़ें दी गई लगातार उसी पर चर्चा करना सही नहीं है। और इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ नीचे है, उसके बाद मैं इसका की पॉइंट आप लोग को दूंगा, जो आज गरीबी से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे आप लोग का कवर हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ युक्ति आईएएस के साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, डाटा जहाँ दिया हुआ है। अब किधर चला गया डाटा जी, एक सेकंड वेट कीजिएगा। डाटा कहीं है जो कब कब इसकी वृद्धि की गई है ना, उसके संदर्भ में डाटा दिया हुआ, उसको एक नज़र देखिए। यहाँ पर डाटा दिया हुआ, नीचे चले गए थे हम थोड़ा सा, कोई बात नहीं। देखिए समय समय पर किया गया विस्तार, इस विस्तार में जो अन्न मुफ्त अनाज दिया जा रहा है उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के लिए फिर विस्तार दे दिया, जो 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा था
उसको इस योजना को क्या किया 31 दिसंबर 2023 तक विस्तृत कर दिया। तो गरीब कल्याण योजना के संदर्भ में आप लोग जानकारी अच्छे से रखिएगा। इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ, आज भी चर्चा करूंगा कुछ इसके पॉइंट को, पर आप पहले की न्यूज़ को एक बार कवर कर लीजिएगा। 1 जनवरी से यह योजना 8 चरणों में प्रारंभ होगा। योजना के सभी चरण देखिए, पहला कब था, अप्रैल से जून 2020 को, जब कोरोना काल आया था भारत में। कोरोना के जो असर देखे थे, उसमें जो लॉकडाउन लगा था, उसी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आवंटित किया गया था 120 लाख टन अनाज। और योजना कितना खर्च किया गया था, लगभग 44,833 करोड़ रुपया। तो सोच सकते हैं कितना गरीबों के लिए सरकार काम की है लगातार। ये आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा, कम से कम पहला याद रखिएगा, पांचवा याद रखिएगा और आठवां याद रखिएगा। इससे पहले लास्ट कितना कब किया गया था, ये कम से कम 4 पॉइंट तो आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको पीटी फैक्ट पूछा जा सकता है। जैसे पहला कब हुआ है ये पूछा जा सकता है, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि पांचवा कब हुआ था, क्योंकि ये आंकड़ा 5 के वर्ग में चलता है ना, वैसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपको लास्ट कब किया गया था ये भी पूछा जा सकता है, और आठवां कब हुआ ये भी पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को कवर कर लेना है, ताकि आपका एग्जाम है ना में जो भी प्रश्न, जैसे भी प्रश्न पूछे उसको आप कवर कर सके। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इससे संबंधित की फैक्ट क्या क्या आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। इससे संबंधित जो की फैक्ट है उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग ऊपर आते हैं, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है ना। चलिए, इससे रिलेटेड जो ये योजना जो आया है, इस पर लागू जो हुआ है, उससे संबंधित जो की फैक्ट है, उसमें आपको इन सब मुद्दों की बात करनी। गरीब कल्याण योजना, सॉरी मैं इस पर आज हेडलाइंस लिखना भूल गया। ये आप लोग है ना किसमें ऐड करना है, जीएस पेपर के 2 में आपको कवर करेगा, 3 में कवर करेगा। सरकार की योजना, सरकार की नीति और गरीबी सूचकांक समृद्धि से टॉपिक जो आता है ना, उसमें जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में आपको कवर कर लेना है। नोट्स, जब मैं की नोट्स आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा आज, तो उसमें है ना मैं हेडिंग ऐड कर दूंगा। कभी कभी मुझसे भी मिस्टेक हो जाता है, इसलिए सॉरी। चलिए, गरीबी अनुमान क्या है या किस रूप से गरीबी को हम लोग देखते हैं, उसको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, भारत में गरीबी के आकलन नीति आयोग, पहले योजना आयोग हुआ करता था। तो एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, योजना आयोग को कब बदला गया, निर्णय किस दिन लिया गया था, और यह लागू किस डेट से हुआ है। एक प्रश्न, 2 प्रश्न इसके। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, और इसके सीईओ कौन है वर्तमान में। ये 3 चीज तो कम से कम याद रखना चाहिए। चलिए, आप ये बता दीजिएगा, नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी कार्यक्रम जो मंत्रालय है, कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसे हम MOSP बोला करते हैं, उसके तहत, इस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा का गणना के माध्यम से किया जाता है, अर्थात आकलन किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, भारत में गरीबी रेखा अनुमान उपभोग व्यय पर आधारित है, न कि आय व्यय पर। याद रखिएगा, कितना उपभोग कर रहा है इस पर हम लोग गरीबी आकलन करते हैं, न कि कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है अर्थात आय प्राप्त कर रहा है उसके आधार पर नहीं करते। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1,000 रुपया कमा रहा है और खर्च स्वयं पर आप क्या कर रहा है, स्वयं पर 100 रुपया कर रहा है, तो 900 रुपया वो बचत कर रहा है, तो उसके आधार पर हम लोग गरीबी आकलन नहीं करते। आकलन करते वो अपने लिए कितने खर्च करना, अपनी उपयोगिता के लिए कितनी खर्च कर रहा है। इसलिए याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है, तो क्या डाटा वेरिफिकेशन गलत नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना कंजूस होगा, मान के चलिए, पर ऐसी स्थिति नहीं होती है, पर एक आकलन की विधि है, इसको हम समझाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर याद रखिए, कोई व्यक्ति है ना 500 रुपया कमा रहा है डेली, पर वो अपने और अपने परिवार पर खर्च 100 से 150 रुपया कर रहा है, तो क्या वो गरीबी की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, अर्थात मासिक रूप से इसे कितना प्राप्त होगा, 500 रुपया डेली प्राप्त होगा तो 15,000 रुपया आएगा। या कोई व्यक्ति 1,000 रुपया कमा रहा पर डे तो 30,000 रुपया आएगा। तो अपने खर्च, परिवार पर खर्च वो कितना कर रहा है, इसके आधार पर उसके गरीबी के आकलन को तय किया जाएगा। इसलिए गरीबी का अनुमान भारत में क्या था, उपभोग व्यय पर, अर्थात उपभोग वस्तुओं पर कितना वो व्यय कर रहा है। तो देखा जाता है कि कोई भी परिवार है वो किन किन वस्तुओं पर उपभोग करता है। एक खाद्य सामग्रियों पर करता है, दूसरा आपको रहन सहन पर करता है, मनोरंजन के सामान पर करता है, विलासिता वाली
सामानों पर खर्चा करता है, उसके अतिरिक्त जो भी अन्य नेसेसरी उस पर भी खर्च करता है। तो इस प्रकार उसके आय के आधार के अनुपात में व्यय होता है। और ये आंकड़ा आपको तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति में भी इससे संबंधित चीज़ों को कवर किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि उपभोग व्यय किस आधार पर किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सरकार की योजनाएं हैं, फिर बाद में इस पर हम विस्तृत कुछ महत्वपूर्ण योजना पर डिस्कशन भी करेंगे। अभी याद रखना कौन कौन से महत्वपूर्ण योजना है। तो देखिए, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, आप लोग कोशिश करिएगा कि इन योजनाओं का डेट आप लोग कवर कर लीजिएगा। इसके कुछ की पॉइंट्स को जरूर कवर करिए, मैं कुछ को कवर कर दिया हूं, पर आप लोग जो शेष बच जाएगा ना उसका कवर कर लीजिएगा। नीचे में सारे योजनाओं का महत्वपूर्ण जो योजनाओं का नाम है उसका मैं कवर किया हूं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्नपूर्णा योजना सरकार के द्वारा चलाए गए इन सभी योजनाओं का नाम है, जहां पर गरीबी मुख्य उद्देश्य क्या होता है, गरीबी के स्तर को कम करना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे DNRLM कहते हैं, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये सब महत्वपूर्ण सरकार की योजनाएं हैं जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीबी के स्तर को कम करना है। यही ना मुख्य उद्देश्य है कि गरीबी के स्तर को कम करना है। इन सभी योजनाओं के निहित में या बिंदु में यही छिपा हुआ कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा, गरीबी के स्तर को कम करने में सहायकी की भूमिका अदा करना है। वो राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी योजना मनरेगा है उसका उद्देश्य रहे, या दीनदयाल योजना अंत्योदय योजना उसका उद्देश्य रहे, जनधन योजना रहे उसका उद्देश्य यही। अमूमन क्या है कि गरीबी जो वास्तविक रूप से अभी गरीबी है उसके रहन सहन उसके खर्चों में परिवर्तन लाना और गरीबी के स्तर को कम करना, ताकि उसके पास आय वृद्धि हो, और आय के बाद होगा तो उपभोग भी तो करेगा ना। तो वो क्या करेगा, व्यय करेगा अपने वस्तु खाद्य सामग्रियों पर, अननेसेसरी वर्कों पर, जो चीज़ों को। तो इस प्रकार से गरीबी के जो आकलन के आंकड़े हैं वो चेंज होंगे। अब क्या है गरीबी, ये देखिए। गरीबी अब समझिए, उतनी कहानी सुनने के बाद आप समझिए कि गरीबी वास्तविक रूप से है क्या। हम कैसे आकलन करेंगे, कोई व्यक्ति गरीब है कोई अमीर है, कैसे हम लोग आकलन करेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो गरीबी एक ऐसी स्थिति के रूप में देखा जाता है जिसमें व्यक्ति के पास जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी जरूरतें मसलन रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं होते। इस हालत को चरम गरीबी भी कहा जाता है। गरीबी ऐसे स्तर को समझा जाता है जिसमें क्या है, जीवन निर्वाह के साथ साथ क्या है, उसके बुनियादी जो प्राकृतिक न्याय है, प्राकृतिक न्याय के संदर्भ में मैंने बताया था ना कि रोटी, कपड़ा और मकान किसी व्यक्ति का प्राकृतिक न्याय होता है, वो भी उसके पास नहीं है। तो उसको हम लोग क्या करें, गरीबी के आकलन संदर्भों में समझते हैं। और ऐसी स्थिति क्या होती है, आपको चरम गरीबी होती है। बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास कपड़ा है, मकान है, पर रोटी का व्यवस्था ढंग से नहीं है, तो उसे हम लोग गरीबी करें। बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास रोटी है, कपड़ा और मकान नहीं है, तो वो भी गरीब कहलाएंगे। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मकान है पर मसलन उसका रोजाना जो रोटी व्यवस्था ने, रोटी कहने का मतलब क्या है, खाद्य सामग्री समझिएगा, उसके पास, और रहने के लिए अच्छे, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा उसके पास नहीं है, तो मकान तो है उसके पास पर वो इस प्रकार से गरीबी है। इन तीनों का एक का ना होना भी गरीबी कहलाता है, और तीनों में से दो का भी ना होना एक गरीबी कहलाता है। और तीनों अगर किसी व्यक्ति में, अगर किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के संदर्भ में देखा जाता है तो वो क्या कहलाएगा, गरीबी। वो भी कौन स्थिति का, चरम गरीबी। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 3 टर्मोलॉजी याद रखिएगा। गरीबी फर्स्ट समझिएगा, जिसमें क्या करना है आपको, एक कम कर देना, 2 हैगा। मान लीजिए रोटी आपको है, रोटी नहीं है, और यहाँ पर कपड़ा मकान आपको ऐसे एरो बना लेना। इसी तरह दूसरा टर्मोलॉजी बना लेना है आपको कि कपड़ा है और इसके बाद रोटी और मसलन है, मकान है तो भी गरीब का। थर्ड आपको बना लेना है क्या, इस तरह मकान तो नहीं है पर आपको रोटी और कपड़ा है तो भी ये गरीबी कहलाएगा। और चौथा बना लीजिएगा एक आंकड़ा ऐसे बनाकर जिसमें आपको यह कहना है कि तीनों नहीं होने पर चरम गरीबी है। तो इस तरह का आप लोग डायग्राम एक कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे SDG जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उसके तहत जो लोग प्रतिदिन लगभग $1.25,
तो अभी मान लीजिए 80 रुपया पर डॉलर चल रहा है मूल्य, तो इसमें गुना कर दीजिए 80.25 को, सॉरी 1.25 को 80 से गुना कर दीजिए, तो जो रुपया आएगा वही, और ये वेरी होते रहता है, ध्यान रखिएगा। तो एक सूक्ष्म मान माना गया है डॉलर 1.25, वर्तमान मूल्य पर निकालिएगा तो डॉलर वेरी हो जाएगा। तो इतना रुपया का जो नहीं प्राप्त करता है, कम कमाता है, उसको हम गरीबी की श्रेणी में रखेंगे। वो सभी देशों के लिए है, जितने भी अल्प विकसित देश है ना, विकासशील देश है या विकसित देश है, उसके संदर्भ में ये आंकड़ा लिया जाता है। SDG, अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग, SDG गोल क्या है? पहले तो आप लोग ये बताइए, यह किन लक्ष्यों को लेकर चल रहा है, किन लक्ष्यों को लेकर चल रहा है? तीसरा, कि इसका जो लक्ष्य प्राप्ति का वर्ष क्या है, और इसमें कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित है? इस पर मैं लगातार चर्चा करता हूँ और इसी से एक बार प्रश्न पूछा गया है BPSC के मेंस में, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को कवर करना, ये 64वीं मेंस में शायद में भी था, तो आप लोग इसे देखिएगा, कवर कीजिए, इतना हल्के में चीज़ों को मत लीजिए, सारे चीज़ कवर हो जाएंगे। बस आप लोग को क्या करना है, रेगुलर अपडेट रहना है। जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, PDF बनाइए, उसका की नोट्स बनाइए, और आप कम्युनिकेशन जो ग्रुप है वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। ऐप का जो कम्युनिकेशन ग्रुप है, तो आप लोग उसका लाभ लीजिए, ठीक ना। और कुछ असामाजिक तत्वों के आ जाने से होता क्या है कि ग्रुप, जो रेगुलर ग्रुप टेलीग्राम था, वो ब्लॉक हो जाता है। एक व्यक्ति का समस्या बहुत से व्यक्तियों झेलते हैं इसको, मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ, फिर भी क्या कीजिएगा, सिक्योरिटी पर्पज़ से चीज़ों को करना पड़ता है। इसलिए ऐप पर सिक्योरिटी पर्पज़ से चीज़ें सुरक्षित है, तो ऐप पर आप लोग कम्युनिकेशन ग्रुप पर आप लोग शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आप लोग को वीडियो कैसा लगता है दैनिक जागरण का, और दैनिक जागरण का जो क्लासेज होती है, साथ ही साथ बूस्टर क्लासेज हो रही है, करेंट अफेयर्स क्लासेज हो रही है, और भी क्लासेज होती है, तो रिव्यू जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, ताकि हमारी टीम मोटिवेट हो और लोग भी जागरूक हो कि किस प्रकार से तैयारी कराई जा रही है। एक यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार से जवाबदेहिता के साथ चीज़ों को कवर किया जा रहा है, तो आप लोग के सपोर्ट के बिना नहीं होता, बहुत कंजूसी आप लोग करते हैं। तो थोड़ा सा कमेंट करिए, ताकि और भी लोग समझ सके हमारी उपलब्धि को। चलिए नेक्स्ट है, अब इसके बाद एक चीज याद रखिएगा, भारत में गरीबी स्तर का आकलन किस रूप से देखा जाता है, उससे आप लोग देखिएगा। एक तो विश्व में हो गया, भारत में देखिए, भारत में उपभोग और आय दोनों के आधार पर गरीबी के स्तर का आकलन होता है। पहले मैंने उपभोग व्यय पर बोला था ना, अब देखिएगा उपभोग और आय दोनों के संदर्भ, और दोनों अलग अलग टर्मोलॉजी से यूज किया जाता है, पर अमूमन जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है वो क्या करता है, व्यय पर आपको आंकड़े संकलित करता है। तो प्रश्न में कहीं भी पूछ दे तो आपको टर्मोलॉजी को समझना है। अगर संस्था का नाम लेके पूछे तो आपको उपभोग जो व्यय कर रहा है अपने वस्तुओं पर, उस पर होगा, नहीं तो अमूमन पूछ रहा है गरीबी के आकलन कैसे होते, तो दोनों आधार पर होते, उपभोग पर भी आय पर भी। तो वो आंकड़ा कैसे होता है उसको हम लोग समझेंगे। जैसे उपभोग की गणना उस धन आधार पर की जाती है जो परिवार द्वारा आवश्यक वस्तुओं पर खर्च किया जाता है। उपभोग की गणना मैंने आपको बताया था ना, आवश्यक वस्तु जो होगा उस पर व्यय करता है, खाद्य सामग्री जो मनोरंजन है और भी चीजें हैं, जो आवश्यक वस्तुएं पर खर्च करता है, उसे उपभोग गणना के रूप में करते हैं। साथ ही साथ आय की गणना उस परिवार में अर्जित आय के अनुसार पर की जाती है, उसकी आय कितनी है। मान लीजिए किसी परिवार की अर्जित आय मासिक, मान लीजिए दैनिक, पहले देखिए दैनिक आप लोग 500 रुपया है, और मासिक कितना हो जाएगा 15,000, तो उसके आधार पर वार्षिक कितना हो जाए उसको गुना कर लिए, उसके आधार पर आपको आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा क्या है, इसे आप लोग देखिएगा, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको मेंस में, इंटरव्यू में ये सब प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, गरीबी रेखा क्या है, तो एक आधार पर एक लाइन में आप लोगों को उत्तर देने की क्षमता होनी चाहिए। लिखने के लिए तो 5 पेज लिख दीजिएगा। तो इंटरव्यू बोर्ड में आपको पूछ देगा गरीबी रेखा क्या है, बताओ तो बाबू, तो क्या इसका जवाब देना है, बाबू नहीं कहता, बताइए कि गरीबी रेखा क्या होता है। तो आपके पास एक लाइन में आंसर होना चाहिए। गरीबी रेखा भारत में गरीबी आकलन के लिए एक बेंचमार्क की तरह काम करता है, या बेंचमार्क है। आय का न्यूनतम, व्यय का न्यूनतम बेंचमार्क है, इसे आप लोग को बताना है। गरीबी रेखा क्या है, क्या है, आय और व्यय का न्यूनतम बेंचमार्क है। इससे नीचे अगर कोई जाता है तो वो गरीब कहलाएगा, उससे ऊपर कोई है तो उसके मध्यम और उच्च आय वर्ग वाले लोग कहलाएंगे। तो एक बेंचमार्क है।
ठीक ना। तो आपको यह बता देना, एक लाइन में गरीबी रेखा स्पष्ट हो जाएगा, नहीं तो कहानी सुनाइएगा वो समझ जाएगा किताब को पढ़ कर आए हैं, उसके थीम को नहीं समझे। इसलिए मैं उन सब चीज़ों को भी कवर करता, की पॉइंट को, जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। नहीं तो देखिए होगा क्या, पता चलेगा कि आप 40 मिनट का, 25 मिनट का, 15 मिनट का इंटरव्यू दे के आ रहे हैं और नंबर आपको 40, 45, 50 के आसपास मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, इंटरनल आप लोग डेवलपमेंट कीजिए, हर टॉपिक का की पॉइंट बनाइए कि एक शब्द में उसकी व्याख्या हम कर सके उस टॉपिक का। ऐसे ही गरीबी रेखा आय के उस न्यूनतम स्तर को कहते हैं जिसमें कम आबादी आमदनी होने पर इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करने में असमर्थ होता है। तो वही बेंचमार्क है ना। मान लीजिए 100 रुपया हम बेंचमार्क निर्धारित किए कि प्रतिदिन कोई व्यक्ति कमाता है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा, सॉरी। 100 रुपया से जैसे ही कम कमाता तो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा, 100 रुपया से ऊपर कमाता तो गरीबी रेखा से ऊपर चल जाएगा। तो ये बेंचमार्क हुआ 100 रुपया ना। तो यही आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, बेंचमार्क के रूप में देखा जाता है। अब याद रखिएगा कि भारत में समय समय पर इस गरीबी रेखा को तय किया जाता है, जिसमें वर्ष 2014 में, याद रखिएगा, वर्ष 2014 में ग्रामीण इलाकों में 32 रुपये प्रतिदिन और कस्बों शहरों में 47 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से गरीबी रेखा तय किया गया था। तो देखिए प्रतिदिन 32 रुपया, तो गुने 30 कीजिए, कितना रुपया आ जाएगा, 960 रुपया आया ना। तो देखिएगा प्रतिदिन जो आपको जो 32 रुपया खर्च कर रहा है ग्रामीण इलाकों में, और मासिक 360 रुपया एक व्यक्ति पर खर्च कर रहा है, तो क्या होगा, गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहेगा, ऊपर चला जाएगा। और परिवार से गुना कर देना है तो फिर 5 से गुना कर दिए, 5 का परिवार माना जाता है ना। तो इसी आधार पर आप इसको आकलित कीजिएगा, गुना भाग कर लीजिएगा, बहुत आसान है। गरीबी रेखा को लेकर अलग अलग समितियों अलग अलग समय पर अपनी राय देती है, और सभी समितियों का अपनी अपनी राय, सॉवरेन राय होती है। तो ध्यान रखिएगा, नोट याद रखिएगा, यहाँ पर कम से कम 2 महत्वपूर्ण तो याद रखिएगा। इससे प्रश्न भी बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, राजस्थान में, यूपीएससी में, सभी जगह प्रश्न पूछे जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसका सवाल जवाब का पता ही नहीं कितना प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तेंदुलकर फार्मूला या रिपोर्ट याद रखिएगा, जिसमें 22% आबादी को गरीब माना था। और रंगनाजन समिति जो था, रंगनाजन फार्मूला, जिसके तहत लगभग 29.5% को आबादी को, जो भारत की कुल आबादी है, उतनी फीसदी आबादी को गरीबी रेखा के नीचे माना था। तो दोनों आंकड़ा याद रखना है, दोनों अलग अलग तरीके से किया गया था। और मैं इस पर जब की नोट्स आपको दूंगा ना, तो इसका आलेख आपको समझा के दे दूंगा, की नोट्स में ही ऐड कर दूंगा कि तेंदुलकर समिति कैसे आकलित किया था। क्योंकि यहाँ पर मैं आंकड़ा नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए कि वो पिक्चर स्लाइड यहाँ पर नहीं आ पाएगा। नहीं तो मैं ग्रुप पर शेयर कर दिया हूँ, आप लोग ग्रुप पर देख लीजिएगा और चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है। इस मुद्दे पर सबसे बड़ी गरीबी यह है, दिक्कत यह है कि क्या है कि इसमें कौन गरीब है, कितने हैं, स्पष्ट ही नहीं होता है। कि मान लीजिए मैंने क्या बताया कि 1,000 रुपया कमा रहा है पर अपने परिवार पर खर्च कर रहा है 200 रुपया। तो 200 रुपया में अपनी बुनियादी जरूरतों को अगर कोई व्यक्ति पूरा कर ले, उसकी जरूरत ही मान लीजिए 200 रुपया में हो जाएगी, तो क्या वो व्यक्ति गरीब होगा? सोच के देखिए। और कोई व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है और उसकी बुनियादी जरूरतें मान लीजिए आपको 800 रुपया, तो क्या वो गरीब है? उसके पास आय का खर्च इतना आ रहा है। तो समझ के देखिएगा कि इसके संदर्भ में ना गरीबी कौन है, कितने हैं, यही स्पष्ट नहीं हो पाता। आंकड़ा का संबंधित सबसे बड़ा मुद्दा यही बन जाता है, आंकड़ों का संतुलन कैसे करें। भारत में जानते हैं कहानी, भारत में विविधताओं का देश है, जहाँ पर इस प्रकार के तकनीकों से बचने के लिए, लाभ लेने के लिए गरीबी की रेखा के नीचे से लोग अपना आंकड़ा देते हैं। जिसके पास 2 मंजिला घर भी है ना, वो भी आके गरीब कल्याण योजना से बुलेट पर आकर, पल्सर गाड़ी आप लोग जानते होंगे, जहाँ 80,000 90,000 गाड़ी का रेट होता है, बुलेट का 1 लाख 1.5 लाख तक गाड़ी होता है, वो आके बैठ के ना गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न जो दिया जाता है, अनाज जो दिया जाता है, उसको खरीद के ले जा सकते हैं। सोच के देखिए, आंकड़ों का फेरबदल कर कर। इसलिए सबसे बड़ी समस्या के रूप में भी देखी जाती है आकलन स्वरूपन को लेकर। नेक्स्ट हम लोग नीचे बात करेंगे इसको कैसे सुधार करना चाहिए। अब देखिए, गरीबी रेखा के निर्धारण से जुड़ी समितियों को याद रखिएगा। यहाँ से कितनी दफा प्रश्न पूछा है आप लोग को, हर एग्जाम, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर इससे प्रश्न पूछा नहीं गया होगा। वो यूपीएससी का एग्जाम आप ले लीजिए, पीसीएस के किसी भी स्टेट के पीसीएस का ले लीजिए, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उसका एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा।
इन सभी समितियों का नाम आपको पूछा गया होगा, तो इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना। जैसे अलग समिति 1979 में आपको आया था, लकड़वाला समिति 1993 में, तेंदुलकर समिति 2009 में, रंगनाजन समिति 2012 में। गरीबी के आकलन का सबसे नवीनतम जो समिति है रंगनाजन समिति 2012 है। फिर से 2022 हो चुका है, आकलन के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए, और जो आकलन करे उसका आधार है ना, नवीनतम रूपों में लेकर आए, नवीनतम तकनीकों के रूप में लेकर आए, जहां पर क्या किया जाए, सभी चीजों को चेक किया जाए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसके जो व्यय की सीमा है और उसके आय का जो अंतर है उसको समझा जाए कि आय उसका कितना हो रहा, व्यय कितना हो रहा, उसके बीच का जो अंतर है उसी के आधार पर इसका आकलन किया जाए। नहीं तो क्या होगा कि चीज़ें फिर से उसी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, गरीब गरीब ही रह जाएंगे, उनके आंकड़े गरीब ही के रूप में आ जाएगा। और सबसे पहले कि जो हमारा प्रशासनिक तंत्र कमजोर रूप से काम करता है, जिसके पास बुलेट है, अगर वो पीडीएस में सामान लेना, कोई निगरानी तंत्र नहीं है, कुछ प्रश्न सवाल जवाब नहीं करने वाला है, इन समस्याओं को सबसे पहले हल कीजिए, उसके बाद रिपोर्ट डाटा लाइए। देखिए भारत में गरीबों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। बहुत से लोग जानबूझ के भी गरीब रहना चाहते हैं, ये भी देखिएगा, आंकड़ा आप लोग को देखने को मिलेगा। बहुत से लोग हैं ना जानबूझ के गरीब दिखते हैं कि मुझे सरकारी योजनाएं प्राप्त हो। ये प्रवृत्ति है ना, आपको जब तक सख्त रूप से नहीं लेकर आएगी, प्रवृत्ति में चेंज नहीं होगा। मैं पर्सनली ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, या तो आप लोग भी अपने आसपास जानते होंगे, जो जाकर है ना पीडीएस से सामान तो लाते हैं, पर उसकी संपदा है ना, वास्तविक संपदा, उसका जस्टिफिकेशन नहीं करता है पीडीएस जो सामग्री वो जाके लाते हैं। तो ये सब चीज़ें ना आपको प्रशासनिक स्तर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर सुधार करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नोट यहाँ याद रखिएगा, नीति आयोग भारत सरकार की आधिकारिक एजेंसी है जो पूरे राज्य में, पूरे देश में समग्र रूप से गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करने का काम करती है। सहयोग कौन करता है? सांख्यिकी आयोग जो मंत्रालय वो करता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नीति आयोग ही आधिकारिक संस्था के रूप में काम करता है। कुछ योजनाओं पे एक नज़र रखते हैं, जैसे महात्मा गांधी, ताकि आप लोग ना की पॉइंट्स आप लोग का तैयार रहे। और मैंने बहुत से योजनाओं के बारे में पहले भी चर्चा की, आप लोग की नोट्स बनाते होंगे तो उसमें दिखते होंगे, तो इसलिए याद रखना है, बस की पॉइंट में कवर करूंगा ताकि आप लोग चीज़ों का रिकॉल हो जाए और साथ ही साथ एक्टिव मोड में आप लोग काम कर सकें। चलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये कब आया था, क्या आया था, सब आप लोग डाटा पता है? नहीं, जिनको पता है कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। यह योजना एक तरह से देश भर में गाँवों के लोग 100 दिनों तक काम देने के या कार्य देने की गारंटी देता है। ग्रामीण इलाकों में गरीबी से कम योजनाएं काफ़ी मददगार होती है, और जब से यह योजनाएं है आर्थिक रूप से गरीबों को सबल बनाने में महत्वपूर्ण अदा किया है, क्योंकि 100 दिनों का तो गारंटी योजना देता है, साथ ही साथ भत्ता भी देता है। अगर 100 दिन तक कोई कार्य नहीं देगा, 100 दिन कहने का मतलब कितना दिन हो गया, 3 माह हो गया ना। 3 माह इसलिए रखा गया है, आप लोग बताएं किस लिए रखा गया 100 दिन ही? मान लीजिए 200 दिन भी किया जा सकता था, 150 दिन भी किया, 75 दिन भी किया जा सकता है, पर आप लोग मुझे बताइएगा ये 100 दिन ही क्यों निर्धारित है? आप लोग कभी सोचे होंगे? सोच के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट डे कभी आएगा चर्चा तो मैं उस दिन कवर कर दूंगा। किसी भी मुद्दे के संदर्भ में आपसे प्रश्न किया जा सकता है, कुछ भी समान नहीं दिखता है ना, समान रूप से जाहिर नहीं होता, उससे प्रश्न आपको, अब मैं आप लगातार पढ़ते होंगे 100 दिनों की गारंटी देता है, तो भाई 100 दिनों की ही गारंटी क्यों देगा? 99 दिन की भी हो सकती है, 30 दिन का भी हो सकता है, 100 से 150 वर्षों तक हो, 125 वर्षों दिनों का भी हो सकता है, 150 दिनों पर 125 दिनों का भी हो सकता है, पर किंतु 100 ही दिन क्यों? सोच के देखिएगा। 3 माह जो है, 3 माह का जो समय है वो ही क्यों दिया जाता है, और ये किस टर्मोलॉजी में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यहाँ पर युक्ति आईएएस पर आइएगा ना, तो आपको बौद्धिक रूप से भी विकास कराएगा, ध्यान रखिएगा। और ये सब इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन होता है, आपसे कभी पूछ देगा, बताइए आप डीएम हैं, डीएम को बंदूक नहीं दिया जाता है चलाने का आदेश, पर जो एसपी है, सुरक्षा के लिए डीएम को चलाने के लिए बंदूक रहता है उसके पास, पर डी और अपने साथ कैरी नहीं कर सकता है, पर एसपी हमेशा अपने साथ कैरी करता है और उसके पास लाइसेंस भी होता है कि हाँ किसी भी समय चला सकता है। ऐसा क्यों, कारण क्या है, आप लोग बता सकते हैं?
आपसे ये कभी प्रश्न पूछ देगा तो आप सारी कहानियाँ पढ़ के जाइएगा, स्वयं से आकलन नहीं किए रहिए, हाँ ये क्यों होता है, ऐसा क्यों किया गया है, तो पता चलेगा आपका इंटरव्यू में इंप्रेशन खराब हो गया, बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं समझे, उस पर रिकॉल। किताबी ज्ञान इसलिए मैं बोलता हूँ कि किताबी ज्ञान कभी मत लीजिए, नहीं तो अंतिम समय में आपका सफलता कहीं ना कहीं रोक देगा। जैसा कि मुझे भी इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था ना, अगर आपका जो प्रशासनिक तंत्र है, डीएम है, आपकी हत्या कराना चाहता है और कारण कुछ नहीं, केवल वो हत्या कराना चाहता है, अब कारण कुछ भी रहा हो, ये नहीं बताया हमसे, हमसे पूछा कि आपकी हत्या करना चाहता है, वो सारी एजेंसी अपनी यूज करके आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपके पास कौन सा विकल्प होगा। अब सोच के देखिए, डीएम के पास सारी शक्तियां हैं, वो सारे एजेंसियों को लगाकर मेरी हत्या कराना चाहता है, मुझे प्रताड़ित करना चाहता है, मेरे पास कौन सा विकल्प बच जाता है, लास्ट विकल्प। अब मैं, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं कि उसको रिक्लेट भी कर सकूँ, उसे मार सकूँ, या इस प्रकार कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास दिया गया था, केवल ये बोला गया था आपके पास लास्ट विकल्प क्या हो सकता है। तो आप सोच के देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस प्रकार के प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो वास्ट सिचुएशन को डेवलप कर देगा, उसके बाद आपको आंसर पूछेगा। तो पता चला गरीबी पढ़ के जा रहे हैं, आकलन पढ़ के जा रहे हैं, रिपोर्ट सारा पढ़ के जा रहे हैं, आपसे पूछ देगा बताइए तो गरीबी में मनरेगा गारंटी योजना के तो 100 दिन का आवंटन किया गया, ऐसा ही क्यों किया गया है बाबू, बताओ तो, बच्चे बताओ तो उसके बाद पता चलेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के बारे में सारी चीजें पढ़ के गए हैं, सारी कंडीशन जो आपको है सभी पता है, पर 100 दिन क्यों किया गया यही नहीं पता है। तो स्वयं में आकलन कीजिए, किसी भी चीज़ को इतना हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, चलना कहीं और है, चलिए कहीं और जाइएगा, ध्यान रखिएगा। मैं इसी पर बल देता हूँ हमेशा, इंटरनल डेवलपमेंट आपका हो जाएगा ना, तो आप किसी भी वास्ट कंडीशन में है ना अपने आप को सर्वाइवल कर लीजिएगा, वो इंटरव्यू का वास्ट कंडीशन हो, मेंस का वास्ट कंडीशन हो, या पीटी का। नहीं तो किताबी ज्ञान रट के जाइएगा तो अच्छे अच्छे लोग बाहर हैं, हम लोग भी तो किताबी ज्ञान रट के आए थे ना पहले, तभी तो बाहर हैं अभी तक ना। सोच के देखिएगा कभी, अगर आपको इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत से लोग आपको अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, फिर भी वो क्यों बाहर रह जाते हैं, इसके पीछे रीज़न यही है कि अपने अध्ययन अध्यापन के दौरान उन्होंने रटा है, हर चीज़ को समझा नहीं है, उसके व्यवहारिक स्तर को अपनाया नहीं है। यही सबसे बड़ा मूल कारण, जितने भी अभी तक जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके पीछे का रीज़न यही रहा होगा, 100% यही लगभग रीज़न रहा होगा। चीज़ों को आप लोग रटिए मत, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्लास ले रहे हो, इसके पीछे मैं एक ही चीज़ पर बल दे रहा हूँ, जो मैंने गलती किया है वो आप लोग मत कीजिएगा। इसलिए चीज़ किताबी ज्ञान प्राप्त न करके उसे व्यवहारिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त कीजिए, और जो मैंने गलतियों से सीखते सीखते अभी तक आया हूँ, उनसे चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, इसलिए इन सब पॉइंट को कवर कीजिएगा। जो मैं इंटरव्यू का प्रश्न पूछा, वो आप लोग उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपके पास कौन सा ऐसा स्थिति है जहाँ पर आप के समय विकल्प मस्तूकता अपने स्वयं की जान की रक्षा करने के लिए। अब चलिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस योजना के तहत आर्थिक रूप से वंचित लोगों में तमाम वित्तीय सुविधाएं मुहैया कराती है, बचत खाता, बीमा, जरूरत मुताबिक कर्ज और पेंशन भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री आपको जन धन योजना हो, या तो इसके बाद विकास योजना, और भी आपको विकास योजना जैसे विकास पत्र, देखिएगा किसान विकास पत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा योजना रहा था, क्योंकि इसके तहत एक प्रमाण पत्र होता था, एक तरह का, कोई भी व्यक्ति से खरीद सकता था, एक बॉन्ड की तरह काम करता था, और प्रमाण देता था कि इस तरह के एक शुद्ध तयशुदा ब्याज भी इस पर मिलती थी, तो एक प्रकार का बॉन्ड पेपर हुआ करता था, ये भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसके जरिए 1,000, 5,000, 10,000 न्यूनतम मूल्य वर्ग के निवेश कर सकता था, इसमें जमा करता धन करीब 100 महीनों के बाद दोगुनी हो जाती थी। तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, क्यों, किस लिए। अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए, ये योजना भी महत्वपूर्ण था। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की निरंतर आपूर्ति देने के लिए शुरू किया गया था, इसने महिलाओं के बहुत से बीमारियों को समाप्त किया था। देखिए, गरीब है ना, गरीब बीमारियों से परेशान रहते, उस पर जो खर्च है ना, उससे परेशान रहते, आय से अधिक उनका है ना स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों पर खर्च हो जाता है। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय एक मानक आपको योजना था, जिसे उज्ज्वला योजना भी हम लोग कभी कभी चीज़ों को देखते हैं, और उज्ज्वला योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रमोट किया गया था। देखिए, इस पर WHO, विश्व विश्व यूएन संस्था, और जो भी महासभा की बैठक हुआ करती थी, उसमें उज्ज्वला योजना
का तारीफ किया गया है। किसने ग्रामीण महिलाओं को किस रूप से बदलाव किया है जीवन में, उसके रसोई योजना फिर भी आपको दिया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना, देखिए सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और इसका शॉर्ट टर्म और इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा पहले भी कर चुके हैं, तो इन सब योजना को आप लोग देखिएगा। प्रधानमंत्री योजना के तहत 2022 तक सभी घरों में उपलब्ध कराएगा। सरकार 20 लाख घरों का निर्माण कराएगी और 65 तक ग्रामीण क्षेत्र 65% ग्रामीण क्षेत्रों ये कवर करेगा। एक मुझे और भी बताइए कि मुंबई में धारावी का अपना हम सुने होंगे, धारावी में रिस्ट्रक्शन अथॉरिटी डेवलपमेंट कवर किया गया। धारावी जो वहाँ पर मकान बनाया जा रहा है उसके संदर्भ में अगर कुछ जानते हो, सबसे बड़ा स्लम एरिया कहा जाता है, तो उसके बारे में अगर जानते हो आप लोग तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि और भी चीज़ें अपडेट कर सके, उसको केस स्टडी के तौर पर यूज़ कर सके आप लोग। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना आप लोग देखिएगा यहाँ पर। इस योजना के तहत क्या किया गया, गरीबी जो रेखा से नीचे जिंदगी बसर करने वाले परिवार गर्भवती महिलाओं को लाभ देने की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। इस योजना स्वच्छ भारत मिशन आप लोग जानते होंगे, 2009 में 19 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का लक्ष्य करने के लिए स्वच्छता भारत अभियान के तहत। तो ये सब कहीं ना कहीं देखिए रोजगार, आय, स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी योजनाएं, गरीब अंततः गरीब उससे लाभ होता है, इसलिए इन योजनाओं को लाभ पूछा। अब डायरेक्ट देखिए आप ऐसे नहीं बोल सकते, जिससे आय वृद्धि ही होगी तो गरीब है ना अपने गरीबी स्तर से कम बाहर निकल सके। कभी भी एक तरफा आप लोग आंसर नहीं लिखिएगा, उसमें उसका आर्थिक जब तक समाधान नहीं होगा, सामाजिक समाधान नहीं होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाधान नहीं होगा, उसका कौशल संबंधी समस्याएं समाधान नहीं होगा, शिक्षा संबंधी नहीं होगा, तब तक कोई गरीब व्यक्ति अपने गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए इन योजनाओं का नाम आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखिए आयुष्मान भारत, बताइए कितने गरीब परिवारों का पैसा बचा रहा है। तो आय बचेगा तभी तो वो अपने पर व्यय करेंगे ना। मान लीजिए 100 रुपया कमा रहा है कोई व्यक्ति, तो 100 रुपया में से वो 90 रुपया अगर खर्च ही कर देता है इन सब स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों पर, तो क्या खाएगा क्या खिलाएगा। तो सोच के देखिए, अगर अब 100 रुपया में 100 रुपया उसके पास बच रहा तो क्या करेगा, अपने ज़रूरतमंद सामानों को ही खरीदेगा ना, खाद्य सामग्रियों करेगा या अपना विकास के लिए बहुत सी चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा। 100 रुपया मात्र संख्या मत देखिए, 1000 में हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, बस एक आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। अब ये मत सोच लीजिए अब 100 रुपया में ही लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो परिवार 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज करा रहा है। ये आंकड़े और भी निरंतर हाल ही में आयुष्मान भारत के संदर्भ में न्यूज एनालिसिस किया हूँ आप लोगों को, तो समझिएगा इन सब चीज़ें आएगा। फिर किसान जो सम्मान निधि योजना है वो भी आप लोग को याद रखना है, किसान समिति की। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में किसान जो सम्मान निधि योजना है उसका कितनी किस्तें दी जा चुकी है, अब तक कितने रुपये दिए जा चुके हैं। हाल ही में मैंने इस पर कवर किया, तो 3 किस्तों में 6-6 हज़ार रुपये आवंटित किया था। ये भी गरीब किसान जो है उनको लिए मदद होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है, तो नीति आयोग ने क्या सुझाव है, नीति आयोग का क्या सुझाव गरीबी दूर करने के लिए। तो नीति आयोग ने कुछ सुझाव दिए हैं, अपने रिपोर्ट में दी थी, उससे हम लोग देखेंगे वो रिपोर्ट क्या है। तो वर्ष 2017 में नीति आयोग ने गरीबी दूर करने के लिए लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया था। यह विजन डॉक्यूमेंट क्या है इसको आप लोग जरूर देखना चाहिए, नेट पर गूगल पर सर्च कीजिएगा नीति आयोग विजन डॉक्यूमेंट, तो कुछ की पॉइंट वहाँ से निकल कर आएंगे, उसको एक बार देख लीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा, ताकि कभी भी कहीं भी पूछ देना आपसे तो मिस बैलेंस आप लोग नहीं करिएगा। यहाँ पर देखिए इस डॉक्यूमेंट में क्या किया था, 2032 तक भारत में गरीबी दूर करने की योजना बनाई गई थी। तो यह प्रश्न आपसे पीटी में पूछा जा सकता है, विजन डॉक्यूमेंट के तहत नीति आयोग या सरकार ने कब तक भारत से गरीबी को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो 2032 तक यह है कि भारत में गरीबी की जो रेखा है वो न्यूनतम स्तर पर चली जाएगी। अब कैसे दूर हो सकता है गरीबी भारत में, तो इसके लिए नीति आयोग ने कुछ सुझाव दिए थे, उसको आपको देखना होगा। जैसे जो बातें मैं आपको पहले कहा था उन सब चीज़ों को समझिएगा कि देश में गरीबों का सही तादाद संख्या का पहले तो सबसे पहले पता लगाइए, आय कितना कर रहा है लोग, व्यय कितना कर रहा है, उसके बीच के अंतर वाले लोग कितना है। जब तक हम इन अंतर वाले को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम इनका सही आकलन नहीं करेंगे। तो आय आ रहा है पर व्यय कम कर रहा है, तो व्यय कम कर रहा है तो उसके लिए रिसोर्स, उसको अनडेवलपमेंट जो चीज़ें हैं उसको हम लोग आंकड़े को सही आंकड़े को लाना बहुत ज़रूरी है। अब वो आंकड़ा मान लीजिए 100 लोग गरीब है तो 100 लोगों को गरीब का आकलन सही होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, नीति आयोग के कहने का मतलब यह है।
ऐसा नहीं कि 100 लोग आए ठीक कमा रहे, अब आकलन हो रहा है 20 लोगों का, और 80 जो 20 वाला जो है खर्च ही नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये कहाँ जाएगा? इसको पहले आकलित कीजिएगा, तब ना ये सब चीज़ों को लेकर तो सही आंकड़ा होना बहुत ज़रूरी है। यह योजना मॉनिटरिंग और निरीक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाएगा, और इसी के एवज में क्या होता है, योजनाओं का मॉनिटरिंग नहीं ढंग से हो पाता, निरीक्षण व्यवस्था सही से नहीं हो पाता। ये 2 काम भी करना चाहिए, तो गरीबी के सही आंकड़े प्रस्तुत हो सकेंगे। आयोग द्वारा गठित एक रिपोर्ट में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था, एक समिति का उसने गठन किया था, उसमें एक रिपोर्ट में कहा था कि सामाजिक आर्थिक जातिवाद जनगणना के आधार पर बनाकर देश के गरीबों की तादाद आकलन किया जा सकता है। तो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना की भी बात इसने किया था, और हाल ही में बिहार में जातिगत जनगणना की भी बात हुई, अन्य राज्यों में हुई थी। तो देखिए, कॉन्सेप्ट जो है ना, उसको हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं। अर्थात हम आकलन तो कर रहे हैं गरीब कौन है, पर गरीब, समग्र गरीब कौन है उसको हम लोग देख रहे हैं, पर धर्म में, पंथों में भी कितने गरीब हैं, मान लीजिए हर पंथ में कितने गरीब है आंकड़े होने चाहिए, जातियां कितनी गरीब होनी चाहिए वो भी आना चाहिए आंकड़ा। उसके बाद और भी विकल्प जो छूट जाते हैं इन सभी चीज़ों से, उसके भी आंकड़े हम लोग को आना चाहिए। इसलिए जातिगत जनगणना भारत में कहीं ना कहीं एक हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, सामाजिक आर्थिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, तो उसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए हर आंकड़े के लिए, क्योंकि इससे होता है कि परत दर परत हम लोग चीज़ों को सही करके, मान लीजिए सबसे पहले धर्म है, धर्म के अंदर पंथ है, पंथ के अंदर जातियां है, जातियां के अंदर उपजातियां, उपजातियां के अंदर समूह है, समूह के अंदर परिवार, समाज है, समाज के अंदर परिवार है। तो देखिए, हम परत दर परत चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अब ऐसे है कि हम लोग ऊपर ऊपर ही सामाजिक आर्थिक रूप से आकलन कर लेते हैं, इस क्षेत्र को हम लोग आकलन करते हैं, अंदर का जो चीज़ है वो शेष रह जाता है। ऐसी स्थिति बनी रहती है। सोच के देखिए, 1947 से लेकर स्थितियां अभी तक यही है कि हम कोर पॉइंट पर पहुंचे ही नहीं है। तो कोर पॉइंट पर पहुंचने के लिए पर परत को हम लोग को उरेखना होगा, उसको तलाशना होगा, उसमें क्या क्या खामियां हैं। इसलिए सामाजिक आर्थिक रूप से जनगणना बहुत जरूरी है, ठीक ना। नेक्स्ट है, आयोग ने क्या कहा कि गरीबी दूर करने के लिए 2 क्षेत्रक है, जैसे 2 क्षेत्रक क्या है उसको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे सुझाव दिया कि पहला तो जितनी योजनाएं है उस पर बेहतर तरीके से काम की, उसका मॉनिटरिंग, बेहतर क्रियान्वयन के स्तर पर काम इसको करने की जरूरत है। दूसरा, एमएसएमई और कृषि जो क्षेत्र है उसको हम लोग को बेहतर तरीके से वर्क करने की जरूरत है। अगर हम ये 2 चीज़ों को कवर कर लेते हैं ना, प्रथम योजना पार्ट को और दूसरा एमएसएमई और कृषि क्षेत्र को संबद्ध करके, तो गरीबी के स्तर में हम बहुत सुधार कर सकते हैं, और चीज़ें की जा रही है। अब वर्तमान, ये कब का रिपोर्ट है, आपको इसको समझने की जरूरत, 2017-18 का रिपोर्ट, ये विजन डॉक्यूमेंट आया था। देखिए विजन डॉक्यूमेंट कब आया है, दिया लिखा हूँ मैंने, हाँ 17 का देखिए, यहाँ लिखे, उसमें बातें की गई है 17-18 की रिपोर्ट की बात, और अभी 22 चल रही है। तो हम लोग चीज़ें बदली है, एमएससी में देखेंगे हाल ही में उसका जो परिभाषा चेंज किया गया है, और उसके आंकड़ों को, संदर्भित चीज़ों को, और इसमें बहुत सी योजनाएं लाई जा रही है। तो समझिएगा, यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। अगला जो रिपोर्ट आएगा ना, अगला जो समिति गठित होगी, इसमें आंकड़े बहुत कम होंगे। तो 2-3 चीज प्रश्न आप लोग उत्तर दीजिएगा। पहले, भारत में गरीबी का स्तर कितना है? पहला तो मैं आपको बताया, पहले था प्रतिशत में बताइएगा, जनसंख्या में बताइएगा, राज्य, सबसे गरीब राज्य कौन है, टॉप 5 गरीब जो राज्य है उसका नाम लिखिएगा, सबसे अमीर राज्य कौन टॉप 5 है उसको आप लोग लिखिएगा। साथ ही साथ ये भी लिखिएगा कि इससे संबंधित जो एमएसएमई योजना है जो लाया गया है, एमएसएमई में हाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण योजनाओं को लाया गया है। और पहले मैंने एमएसएमई के संदर्भ में चर्चा किया हो, तो 2-3 कम से कम तो एमएसएमई के संदर्भित जो योजनाएं लाई गई है उसका तो नाम आप लोग लिख ही सकते हैं ना, तो लिखिएगा, तो हम भी देखेंगे कितना याद आप लोग रखते हैं। अब यहाँ क्यों यह बातें कर रहा है, ध्यान रखिएगा, देश के कुल वर्कफोर्स जो है ना, वो 65% का हिस्सा एमएसएमई और कृषि क्षेत्र में काम करता है। 100% का 65% लोग क्या करते हैं, एमएसएमई क्षेत्र, जो मीडियम और स्मॉल, और जो इंटरप्राइजेज है उसमें आपको काम करता है। एमएसएमई, सूक्ष्म लघु उद्यम जो क्षेत्र है उसमें, और साथ साथ उसके साथ कृषि के साथ जुड़े हुए 65% जनसंख्या, मात्र आपको 35% जनसंख्या, इसके अतिरिक्त जितने भी शेष बच जाते हैं वर्ग क्षेत्र, वहां पर काम करता है। तो सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसको हम लोग किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो इसे भी समझने की जरूरत है।
वर्कफोर्स का वह हिस्सा काफ़ी गरीब है और जीवन यापन के लिए कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी लोग हैं तो जो सबसे अधिक क्षेत्र में जुड़े हुए उसको ना हम लोग सबल करने का कार्य करेंगे, इसलिए इस सब चीज़ों को आप लोग कवर करना है। नेक्स्ट है, नोट यहाँ याद रखिएगा, यदि संसाधन मुहैया कराई जाए, इन्हें यदि संसाधन मुहैया कराई जाए तो आय दुगनी की जाए, तो मांग आधारित विकास ध्यान दिया जाए तो शायद देश में गरीबी खपत हो सकती है, गरीबी का जो खत्म किया जा सकता है, गरीबी के आंकड़े को परिवर्तित किया जा सकता है। 3 चीज़ें याद रखिएगा, संसाधन मुहैया कराते हैं, संसाधन के लिए बहुत से पार्ट हो सकते हैं ना, उसको मुहैया हम लोग कराते हैं, दुगनी आय को हम दुगना कर देते हैं, मांग आधारित विकास पर बल करते हैं, डिमांड वो लोग करें, तो डिमांड करने के लिए उनके हाथ में पैसे भी तो होने चाहिए ना, तो पैसे के लिए हम लोग आय वृद्धि करने के लिए वन विकल्प को तलाश कर सकते हैं, एमएसएमई और कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों को समझिएगा नहीं तो किसान जो आंदोलन हो रहा था उन सब आंकड़े आपको समझ में आएंगे कि नहीं कितना गलत आंदोलन किया जा रहा था। इसके देखिए एक पार्ट को पकड़कर पूरे कृषि क्षेत्र को देखिए, जब एमएसएमई और कृषि क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ेगी तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा तो क्या होता है, बेस्ट क्वालिटी डेवलपमेंट थ्योरी आता है, जिसमें आपको क्या होगा कि लोगों में है ना खरीदारी फिर बढ़ेगी, कि बेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है तो लोगों में खरीदारी बढ़ेगी, और साथ साथ खरीदार बढ़ेगा, जितना भी खरीदारी बढ़ेगी आय बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, इन सब चीज़ों को डेवलप किया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, इन सब चीज़ों को कवर किया जाता है। तो आप लोग को समझना क्या है कि जब गरीबी के आकलन के संदर्भ में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसमें सहभागी प्रवृत्ति सभी की ज़रूरत है, निजी पार्टनरशिप की भी ज़रूरत है, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों के पार्टनरशिप की ज़रूरत है, और जो वर्ग है ना उसके पार्टनरशिप की भी ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगा कि जो सिस्टम डेवलपमेंट थ्योरी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और जो मैं आप लोग को चीज़ें बताया है उसी के आधार पर चीज़ों को आकलित कीजिएगा, चीज़ें समझ में आएगी। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वन जो ORP जो है, वन रैंक वन पेंशन योजना, उसके तहत दायरा बढ़ा दिया गया है, और इस पर मैं पहले भी वीडियो कवर किया हूँ। तो वन रैंक वन पेंशन योजना क्या होता है उस पर बातें की गई है। पहले एक जुलाई 2000, आपको 1 जुलाई 2014 इसको आकलित किया जाता था, इससे पहले जो आप रिटायर करेगा उसको यह योजना दिया जाएगा, पर नए आंकड़े के तहत 1 जुलाई आपको 2019 कर दिया गया, अर्थात 5 वर्षों में इसमें वृद्धि की गई। अब जो 1 जुलाई 2019 के पहले जो रिटायर किए होंगे सैन्यकर्मी, उनको वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए आंकड़े दिए गए, बहुत से आंकड़े, इसको समझने की जरूरत नहीं, बस याद रखिएगा, डेट आपको पूछ सकता है तो याद रखिएगा। तो वन रैंक, कुछ प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, वन रैंक वन पेंशन योजना कब आया था, पहला तो उत्तर आपको देना है। इससे संबंधित समिति, कौन सी समिति गठित की गई थी, आप लोगों को प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सॉरी, देखिए सतर्कता डोज के रूप में ले सकेंगे नेजल जो वैक्सीन, जो नाक में डाली जाती है वैक्सीन, वो आप ले सकते हैं। इसका नाम क्या रखा गया, इनकोवैक, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है इनकोवैक को। तो एक क्वेश्चन और बताइएगा, कोरोना से संबंधित कौन कौन से वैक्सीन भारत में वैलिड है, सरकार के द्वारा कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, इससे प्रश्न पूछा गया। अब फिर कोरोना आया तो कोरोना अगला जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, इन सब चीज़ों को कवर करना है। एक सेकंड, लाइट लगता कम हो गया है क्या, नहीं चलिए तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना, और क्या ये सब चीज़ें हैं, देखिए ज़्यादा डीपली नहीं जाना, बस पीटी और इन चीज़ों को कवर करना, इनको वैक याद रखना है, कौन सी कंपनी से बना रही है, इसे निजी क्षेत्र के अस्पतालों के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। कोविडशील्ड कोवैक्सीन की 2 डोज ले चुके सतर्कता इसे ले सकते हैं, ये इस डोज को ले सकते हैं जो ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2 डोजें ले चुका है। इसके साथ इस वैक्सीन को बायोटेक के नेजल वैक्सीन, इसका नाम भी याद रखें, BBV, आपको 154 याद रखना है इसका नाम, इसका कोड नाम है, और इसके क्या नाम है, जो व्यवहारिक नाम जो सुनने में अच्छा लगे, लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सके, उसके लिए इसका नाम दिया गया इनकोवैक। इसे नोजल वैक्सीन आपको समझिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए। इसे कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया जो है इसने मंजूरी दी है, तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, इस संस्था का मुख्यालय कहाँ है, इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी,
ये 3 प्रश्न आपको बताइएगा। इस सब पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए इस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी जैसे जैसे आएगा वहाँ पर प्रश्न हम लोग पूछेंगे। देखिए, संसद का जो सत्र था, शीतकालीन सत्र था, पहले 1 हफ्ते पहले ही समाप्त हो गया। यह समाप्त होना था 29 दिसंबर को, तो कल ही समापन इसका हो गया है। तो यह आपसे प्रश्न, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछ सकता है, कुछ चीज़ें सवाल उखेरता है, वो भी आप लोग को ध्यान रखना है। लोकसभा अध्यक्ष जो थे बिरला जी, उन्होंने साफ कहा कि सत्र तय समय से पहले समाप्त करने का फैसला सभी दलों की सहमति के बाद लिया गया है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मुद्दों पर सहमति असहमति बहस में प्रतिबिंबित होनी चाहिए। जो भी किसी मुद्दे एक्स कोई मुद्दा है, उसके सहमति असहमति का पार्ट है ना, बहस पर होना चाहिए, न झलकना चाहिए, न कि व्यवधानों पर। अर्थात इसको लेकर, किसी मुद्दे को लेकर लगातार व्यवधान कर रहे हैं लोकसभा या राज्यसभा में, यह उचित नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। तो यह क्या किए कि जितना विरोध प्रदर्शन करना, उस मुद्दे पर बहस जो चल रही उस पर करिए, न कि व्यवधान डालकर सभाओं को प्रतिबंधित करिए, उस पर दखल दीजिए। चीज़ें कहीं ना कहीं पहले हो जाए तो बहुत से संसाधनों का लॉस होता है, ये सब चीज़ें। साथ ही साथ इस सत्र में कितने 13 बैठकें हुई हैं, जिसमें कुछ बातें आप लोग को है कि लोकसभा में उत्पादकता लगभग 57% रहा। जो भी जितने दिन काम हुआ उसमें 57% काम हुआ। साथ ही साथ राज्यसभा में 102% तक काम हुआ। तो यह ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जगदीश जो धनखड़ हैं, उनकी उपलब्धि रही है कि 102% तक काम राज्यसभा में हुआ उत्पादकता के तौर पर। ध्यान रखिए, जितना देर बैठक हुआ उससे कहीं अधिक उस पर कार्य किया गया। उन्होंने सदस्यों के नियमों के तहत मुद्दे उठाने के विषय पर बोलने की इजाज़त दी। साथ ही साथ देखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें 3-4 विधेयक पारित किया गया। इस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे, जैसे जैसे विधेयक आएगा चर्चा हम लोग करेंगे। जिसमें वन संरक्षण अधिनियम जो विधेयक है वो पारित किया गया। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक वो पारित किया गया। SC/ST जो संविधान संशोधन के जो जुड़े 3 विधेयक वो भी पारित किए गए। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक वो भी पारित किए। जैसे जैसे न्यूज में आएगा सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक साथ नहीं हो पाएगा, नहीं तो चीज़ें बहुत इधर से उधर हो जाएगी। देखिए, केस स्टडी के तौर पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जो चंदा कोचर जी का है, कभी यह टॉप लिस्ट में आया करती थी महिला, पर अपने कार्य और गतिविधि से कोई व्यक्ति कैसे प्रताड़ित होता है, कैसे वो सुर्खियों में आ सकता है, कभी इसके सकारात्मक पक्ष को एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाता था। आज है कि उनके नकारात्मक जो कार्य किए उस पर है ना नज़र दृष्टि केस स्टडी के तौर पर इसका अध्ययन अध्यापन कर रहा है। सोच के देखिए, एक निर्णय ने कितने चीज़ों को बदल दिया। तो क्या किए थे इन्होंने 2012 में बैंक द्वारा, ICICI बैंक जो है उनके द्वारा वीडियोकॉन समूह को ऋण देने के लिए धोखाधड़ी और अनियमितता के सिलसिले में इनको CBI की कार्रवाई चल रही है। जिसमें इन्होंने क्या किया था, लगभग 3250 करोड़ रुपये वोडाफोन को अनैतिक रूप से दिया था, नियम कानून को ताक पर रख के इस सब चीज़ों को पर। तो अभी पूरा तरह मामला आया नहीं न्यायालय में, इसको साबित नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग चुप रहेंगे। आंतरिक रूप से क्या है, फिर भी ध्यान रखना है कि अगर आप पर कभी आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं दाल काली रहती है, इसी वजह से आरोप लगते हैं। और बड़े बड़े राशियों के संदर्भ में लग रहे हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर आप कितने सहज है, व्यक्तिगत को कितने गिल्ट है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने पद पर रह के क्या क्या किया है वो आपको ही पता है ना। तो अगर इसका कुछ भी पार्ट अगर सिद्ध होता है, तो सोचिएगा आप रोल मॉडल से कैसे चीज़ों के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे समाज सोसाइटी के लिए। इसलिए खासकर चीज़ों को सोच समझ, जो जितना पद पर बड़े पद पर रहता है ना, उसकी उत्तरदायी जवाबदेहिता उतनी ही कठोर और सहज होनी चाहिए। सहज होना चाहिए कि लोगों के लिए ना हम कितना रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आए। देखिए, आप इसका एग्जाम्पल यहाँ से समझ सकते हैं। जो अमिताभ बच्चन जी हैं, है ना, महानायक जिनको फिल्म इंडस्ट्री में बोला जाता है, अमिताभ बच्चन और उनकी धर्म पत्नी जो रेखा, सॉरी रेखा जी निकल गए, उनकी पत्नी जो है जया बच्चन जी। तो बॉलीवुड में देखिएगा बहुत से ऐसे परिवार जिनके पास दाम्पत्य जीवन की जिंदगी जी रहे हैं ना, कुछ परिवार कपूर परिवार भी है। तो ध्यान रखिएगा, फिर भी जितनी इज्जत इस दंपति को प्राप्त है ना, उसे कोई अन्य दंपति को प्राप्त नहीं है बॉलीवुड में। तो ध्यान रखिए क्यों प्राप्त है, सोच के देखिएगा कितने ये संतुलित रहते हैं। किसी भी आज तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा है जिस पर विवाद, आंतरिक जो विवाद होंगे बाह्य रूप से आए होंगे।
तो देखिए रोल मॉडल बनने का मतलब यही होता है कि आपके अंदर कितनी भी डिमेरिट्स हो उसको है ना अपने स्तर पर सुधारने का प्रयास करना चाहिए, और सार्वजनिक स्तर पर है ना चीज़ों को होने नहीं चाहिए, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। आज तक कभी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के संदर्भ में आपने कैसे ऐसे किसी विवाद को सुना होगा जिससे जिसे रोल मॉडल फैमिली के रूप में जो हम लोग छवि बनाए हुए उस पर 1% का भी दाग लगा हो? तो सोच के देखिएगा, जितना बड़ा पद होता है उतनी ही जवाबदेहिता होती है। तो आप इसके बेटर हाफ में आप समझ सकते हैं ना कि हमें रोल मॉडल के तौर पर कैसे यूज़ होना है। अब चंदा कोचर कभी वर्ल्ड के फेमस लिस्ट में आया करती थी, नाम उनका आया था। तो सोच के देखिए अगर ऐसा जाएगा तो फिर क्या असर लोगों पर जाएगा। उत्तरदायी, जवाबदेहिता, भ्रष्टाचार जैसे बहुत से मुद्दे को रेखांकित कर देगा। कहीं न कहीं समस्या केस स्टडी के तौर पर आपको सीखनी चाहिए सब चीज़। देखिए धनखड़ जी का था बयान जो हुआ था, सोनिया गांधी जी का बयान हुआ था, आया था एक दूसरे न्यायपालिका के संदर्भ में। सभी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिसमें धनखड़ जी का अपना मत है, सोनिया जी का अपना मत है, पार्टी वर्कर जो कांग्रेस के उसका अपना मत है, जो बेस्ट लोग हैं पार्टी के जो बड़े-बड़े पदों पर बैठे जो लोग हैं उनका अपना मत है। यहाँ पर 2-3 सवाल आप लोगों को बताऊँगा, ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है। देखिए राज्यसभा में जो सभापति धनखड़ जी के द्वारा बोला गया कि नहीं सोनिया जी को ऐसे नहीं करनी चाहिए थे। अभी लोकसभा के वो सदस्य नहीं है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर प्रश्न बोले हैं उनके द्वारा किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर एक लोकसभा सदस्य सोनिया गांधी बाहर बात करती है तो उस राज्यसभा की चर्चा नहीं होनी चाहिए, अर्थात वो लोकसभा में तो बात नहीं कर रही थी, बाहर कर रही थी। तो अगर सभापति उस पर टिप्पणी करते तो यह दुर्भाग्यपूर्ण और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ये तो अपनी एक बातें रख दी, इनका भी एक अपना मत है, इनका भी सम्मान होना चाहिए। मैं यहाँ प्रश्न बस ये करना चाहता हूँ, आपकी हित क्या है? आपका दायित्व क्या है? सबसे पहले तो ये तय करना है। आप लोकसभा अध्यक्ष हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के सारे सिस्टम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। पहला तो आपके पास ये होना चाहिए। आप संसद के पटल पर बोल रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। मायने ये है कि आप क्या बोल रहे हैं, यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और कोई बच्ची तो नहीं ना लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा जो माननीय सदस्य सोनिया गांधी कोई बच्ची तो है नहीं कि चलिए हम लोग ऐसे ही बात विचार कर देते हैं, चुप छोड़ देते हैं। आपका एक-एक शब्द लाखों लोगों को प्रभावित करता है, वो संसद के पटल में बोल रहे हो या संसद के बाहर कभी सार्वजनिक मंचों पर बोल रहे हैं। अब सोच के देखिएगा यहाँ, अब क्या हुआ मामला क्या था कि मैंने क्या बोला था वाद है, प्रतिवाद है और संवाद नहीं है। वाद हुआ कि न्यायपालिका में जो न्यायिक व्यवस्थाओं में जो कोलिजियम व्यवस्था उसमें सुधार की बात हो रहा है। प्रतिवाद आया, न्यायालय का भी आया, अन्य पार्टियों के लोगों का आएगा, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है उनका भी आएगा। तो संवाद कैसे करना है? संवाद के लिए कोई रोड मैप है किन्हीं के पास? किन्हीं के पास नहीं है। अब न न्यायालय के पास है, न विधायिका के पास है, न कार्यपालिका के पास है, न प्रबुद्ध व्यक्तियों के पास है। बस सभी को है ना दलदल में फंसे मेढक को निकालने का प्लान बनाना है, पर दलदल से कैसे कोई अंदर घुस के उससे निकालेगा उस मेढक को, ये किसी को नहीं पता है। न न्यायपालिका को पता है, न विधायिका को, न कार्यपालिका को, न अन्य लोगों को। कारण इसके पीछे यही है ना, सत्ता का अभ्यास जब तक कॉन्सेप्ट रहेगा ये समस्या विकट रहेगी। मान लीजिए कार्यपालिका काम करेगी कि हमको इसमें सुधार करना है न्यायपालिका के पार्ट में, तो न्यायपालिका को लगेगा मेरे शक्तियों का हनन हो रहा है, तो जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आया था ना उसको जैसे खारिज किया, वैसे अन्य न्यायिक नियुक्ति आएगा उसको भी खारिज कर सकता है। उसके बाद बहुत से विकल्प है। अब मान लीजिए न्यायपालिका इसमें कुछ सुधार करना चाहती है, अपने आप को सशक्त बनाना चाहती है, तो कार्यपालिका विधायिका को अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर देखिए सत्ता का अभ्यास सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैंने पॉलिटी की क्लास में आप लोगों को कवर किया है सॉरी, सत्ता क्या होता है और सत्ता का अभ्यास क्या होता है। इस टर्मिनोलॉजी में हम लोग जब तक चीज़ों को बैलेंस नहीं क्रिएट करेंगे तब तक हम इन चीज़ों को समझा नहीं पाएंगे कि कैसे ये डिसबैलेंस हो रहा है। और मेरी जहाँ तक समझ है, मैं जहाँ तक इन सब चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ, अगर दोनों व्यक्ति न्यायपालिका हो या कार्यपालिका या विधायिका, इसके संदर्भ में दोनों साथ में काम करती है ना, बस अपने अपने कार्य को करें, अपने अपने कार्य जो उनको दिया गया संवैधानिक रूप से जो सीमाएं दी गई है उस पर अपना काम करते रहें,
समस्या समाधान स्वयं हो जाएगा। हमारे संविधान के पास इतनी सक्षम शक्ति है कि वो हर समस्याओं का समाधान ढूंढ सकती है। जैसे कहा जाता है ना, गीता जो काव्य ग्रंथ है, जो हमारा हिंदू धर्मों का, उस सभी समस्याओं का अंतिम समाधान आपको ढूंढ के देती है। बस उसके ढूंढने वाले लोग होने चाहिए और ढूंढने की समस्याओं को ढूंढने की वो नज़र होनी चाहिए। तो ऐसा ही हमारा संविधान है, संवैधानिक समस्याओं को समाधान ढूंढने का एक ग्रंथ है। अगर उसे व्यक्ति संस्था अगर उसको अपने नज़रिए से देखेगा तो ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो जाए। उसे सार्वजनिक स्तर पर देखना है कि इससे जनता क्या हित हो रहा है, जनता का अहित क्या हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। वैश्विक तौर पर यह प्रश्न चिन्ह होता है और न्यायालय में कब तक हम इन चीज़ों को समझ करके उसकी किसी की सीमा का हम उल्लंघन कर रहे हैं। सीमा का उल्लंघन हम कार्यपालिका का भी नहीं करेंगे, न्यायपालिका का भी नहीं करेंगे और विधायिका का भी नहीं करेंगे, पर तीनों को जनता के प्रति उत्तरदायी होना जरूरी है कि आपके जो आपसी डिस्प्यूट है उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर न्यायपालिका को लगता है कि कॉलेजियम में कुछ सुधार करना चाहिए तो विधायिका के साथ आइए, बताइए कि हाँ इस पार्ट में कुछ हमें भी लग रहा है कि इसमें संशोधन होना चाहिए। एक बार अवसर तो लेके चलिए, पर हमारे सिस्टम में ही सबसे बड़ा डिमेरिट है ना कि हम संवाद ही नहीं करना चाहते। विधायिका को लगता है कि हाँ इस पार्ट में सुधार होनी चाहिए, तो न्यायपालिका को भी समझाने चाहिए, देखिए हमको कहीं ना कहीं इस पार्ट में लग रहा है, इस पर और भी सुधार किया जा सकता है। बोलने का तरीका अलग होना चाहिए, समझाने का तरीका अलग होना चाहिए, और लास्ट में कि लोक हित सबसे प्रभावी होनी चाहिए। चलिए इस पार्ट को हम लोग फिर बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक हेथकॉन आयोजित करेगा दक्षता बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट। इस पर नज़र आप लोग रखिएगा भी, ताकि इससे प्रश्न आएगा तो प्रश्न किया जा सके। अभी इस पर विचार चल रहा है सभी पर। अभी देखिए, पर 24 से 30 दिसंबर तक है ना, 2022 तक आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे कि ओपन रिसोर्स लिंक किया गया है, जिस पर लोग अपना सुझाव देंगे। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना आगे का डिसीजन लेगी कैसे समस्याओं का समाधान करना। तो हेथकॉन जो होगा ना, तो उसे है ना क्या करना, नज़र रखना है हैकाथॉन पर। एक प्रकार का विचार विमर्श होता है, मंच होता है उसे, ठीक ना। चलिए, हर घर नल योजना बढ़ेगी तकनीकी की भूमिका। हर घर नल योजना के संदर्भ में आप लोग को क्वेश्चन बताना है, कब प्रारंभ किया गया था हर घर नल योजना। अभी तक कौन सा जिला ऐसा है जो 100% 100% प्राप्त किया इस लक्ष्य को। एक जिला राज्य के बारे में बताइए जो 100% लक्ष्य प्राप्त किया है, और उसके बाद राज्य बता दीजिएगा। उसके बाद ये बताइएगा कि प्रतिशत में सबसे अधिक किस राज्य में है हर घर नल योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने की। इसके लिए धन कितना आवंटित किया गया इस वित्तीय वर्ष में। ये सब प्रश्न आपको उत्तर में देना है। चलिए, मैं कुछ दिन पहले ही बता रहा था ना आप लोगों को, 5 दिन पहले जब चीन तवांग में हमला कर रहा था, वहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी बताया था ना। चीन का अगर मुकाबला करना है तो हमको शक्ति के रूप में मुकाबला न करके उसको उत्पादन क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में हम लोग हमला कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को हम लोग डेवलप करेंगे तो चीन के सामान का जो प्रोडक्शन है उस लेवल पर जाकर हम लोग करेंगे। अन्य राष्ट्रों पर जाकर उसके उस मूल्य पर जो वो बेचता है अन्य राष्ट्रों को, हम लोग उन प्रोडक्ट को कवरेज करेंगे और उसे बेचेंगे, तो क्या होगा, आर्थिक रूप से कमजोर होगा, क्योंकि चीन का ब्लॉकेज सिस्टम है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, उत्पादन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा से हराना होगा चीन। जो कांग्रेस का युवराज है उनके द्वारा ये बोला गया है। और देखिए, मैं जो बातें बोलता हूँ कॉन्सेप्ट के आधार पर चीज़ें होता है, इसलिए आज न कल वो किसी न किसी मुंह से निकलेगा है। बस समझने की जरूरत है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप लोग कितना फॉलो अप करते हैं। अब राहुल गांधी जी बोले हैं तो जितने इनका समर्थक हो उन लोग बोले वाह बात तो सही बोल रहे हैं, पर अन्य लोग नहीं समझेंगे इस चीज़ को। तो मैं पहले ही तवांग घटना जिस दिन हुआ था उस दिन बताया था कि हम आर्थिक रूप से अभी मुकाबला नहीं कर सकते, उसके पीछे बहुत से कारक है। तो मैं उस दिन आपको तवांग के मामले में बताया था। इसका एकमात्र कारक है हम 10 से 15 साल 20 से 25 साल लें और हम जो मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट पर वर्क करें, और PIL योजना इसके लिए काम भी कर रही है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि हमको क्या करना है। तो इन सब प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए उत्पादन क्षेत्र को डेवलप करना है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को डेवलप करना है, और तब हम जाके चीन से 2-4 हाथ लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, चीन उस दिन मुंह के बल गिरेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 प्रोडक्ट एक ही रेट पर एक ही कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो ध्यान रखिएगा विश्व के लोग हैं ना भारत से उस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेंगे।
क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत कभी भी किसी सिचुएशन का है ना बेमतलब बेनिफिट्स नहीं लिया है। वो हमेशा विश्व को एक ऐसे संदर्भ में देखता है जहाँ पर सेवा भाव वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखा जाता है। वो कोरोना का मामला हो, कोरोना में विश्व समुदाय को उन राष्ट्रों जो हम जिससे पिछले 5-6 साल से भी प्रतिरोध कर रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, पाकिस्तान को भी हमने मानवीय हेल्प किया था, अफगानिस्तान को मानवीय हेल्प किया था, श्रीलंका को हाल ही में देख रहे होंगे, श्रीलंका के मामले में हमने मानवीय हेल्प किया, जहाँ पर विश्व की कोई संस्था इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी, उसे अन्न नहीं दे रहा था, कुछ दिनों का भूखे वहाँ पर लोग मर रहे थे, उसको हमने मानवीय सहायता दिया था। तो हमारी छवि बेहतर है, तो छवि बेहतर है ना, तब तक हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक है ना इस स्तर पर हम लोग नहीं हो जाए कि उसका एक प्रोडक्ट है और दोनों का मूल्य मान लीजिए 10 रुपया है, तो विश्व किसे परचेज करेगा, किससे परचेज करेगा? तो भारत उसके पास एक बेहतर विकल्प बनेगा कि हम इससे अन्य भी एस्पेक्ट को पूरा कर सकते हैं। तो भारत का साथ अगर मिलेगा तो विषम परिस्थिति में भारत हमें अलग तरीके से ट्रीट करेगा। इसलिए देशों के पास एक अलग विकल्प मिल जाएगा। वो अलग अलग विकल्प मिल जाएगा तो क्या होगा कि हम बेहतर बेनिफिट में आएंगे, आर्थिक रूप से सबल होंगे। तो चीन है ना कहीं कहीं अपना जो जो बैकफुट वाला सिस्टम है ना, वो बैकफुट पर रहेगा, कभी भी सीमा विवाद उसके बाद नहीं करेगा, क्योंकि हित उसके सबसे बड़ा। अभी उसका कितने ट्रिलियन विश्व में पैसा लगा हुआ, उसका वो थो नहीं है। सोच के देखिए, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो बहुत सी चीजें ना चाहते हुए वो नहीं कर पाएगा, चाहेगा भी तो वो नहीं करेगा। इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना। इसलिए मैं उस दिन बोला था कि भारत सरकार अगले 20 से 25 साल चुपचाप क्या करना है, चुपचाप आप मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप कीजिए, सेक्टर को, और सीमा पर जो भी विवाद हो रहा है उसको अपने कूटनीतिक स्तर पर सॉल्व करते रहिए। कोई बड़ा विवाद करने की जरूरत नहीं है। चीन के अपने हित है, भारत के अपने हित है। पहले हम उस लेवल पर आ जाए जहाँ उसको ना दो जो जहाँ पर वो बेनिफिट लिए हुए उसको हम, जो हमारा 80 जो जो अरब जो सॉरी कंधा दर्द कर रहा है, इसलिए कभी कभी बीच में दर्द बहुत करने लगता है। तो जो 80 अरब का जो हम लोग का वित्तीय व्यापार घाटा है उसको हम लोग पहले कम करें, उसको थोड़ा सा लेवल पर लेकर आए और उसके बाद चीज़ों को हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट है जो चीज़ें, बस ध्यान रखिए, जो थ्योरी पढ़ाई जाती है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रश्न में पूछेगा। अब देखिए एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सिस्टम में आ गया कि झारखंड की एक विधायिका है, विधायक बोली विधानसभा में सवाल नहीं उठाने देते हैं अफसर, दबाव बनाते हैं अफसर, क्योंकि जो भी आंकड़े देना है, जो भी आंकड़े प्रस्तुत करना, वो अफसर ही करेगा ना, कोई आईएएस ही देगा उसे, किसी विधायक, क्योंकि कार्यपालिका है, विधायिका का कोऑर्डिनेटर सहभागी होता है। इस सबसे बड़ा प्रश्न चीन उभार कर ला रहा है कि कोई विधायक बोल रही है कि हमें कोई सवाल जवाब करना रहता है किसी भी प्रशासनिक तंत्र से, तो वो पूरा महकमा, पूरा लॉबी मिलकर मुझे रोकने का प्रयास करता है। और ये अमूमन सभी जगह, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्यों के विधानसभा, अन्य राज्यों के विधानसभा, ये सभी जगह लॉबी क्रिएट करता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग को सॉल्यूशन बेहतर तरीके से लेना है। जहां पर कार्य क्षेत्र सीमा का नाम आप लोग को याद होना कि आपकी सीमा क्या है, उसकी सीमा क्या है, और आपके पास यह सक्षम तंत्र होना चाहिए जिसके आधार पर ये चीज़ें जो कर रहे हैं उस पर कार्रवाई किया जा सके। तो यह कहीं ना कहीं वेट करेंगे, इसका रिक्रिएट होने के लिए वाद तो हो गया है ना, वाद हो गया है कि हाँ इस पर लगाया जा रहा है, प्रतिवाद का हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे। बस याद रखिएगा 2-3 दिन में ये सब चीज़ें आ जाएंगे, तब हम नए तरीके से इसको सॉल्व कर। अभी नहीं तो एक तरफ ही चीज़ों को देखना सही बात नहीं है, पहले प्रतिवाद तो आ जानी चाहिए, इस पर लॉबी क्या कह रही है, अफसर लॉबी क्या कह रहा है, और भी चीज़ें आएगी तो हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, देखिए भारतीय पीटी फैक्ट की याद रखिएगा गरुड़ चौकसी के बारे में। अब ये क्या होगा, पूरे कश्मीर घाटी पर यह चौकसी काम करेगा। इसका गठन कब किया गया था, आपको 2004 में, 2004 सितंबर में किया गया था। यह आतंकवादी जो 2001 आतंकवादी जम्मू कश्मीर 2 प्रमुख हवाई ठिकानों पर हमला किया था ना, प्रयास किया, उसी के उपरांत इसकी गठन किया गया, जो खोज करेगा, बचाव कार्य करेगा, टोही उग्रवादी विरोध संचालन के रूप में काम करता है, जिसका गठन किया गया। बहुत सख्त इसका क्या कहते हैं, आपको ट्रेनिंग होता है, 72 सप्ताहों का यह बुनियादी ट्रेनिंग होता है, जो सभी जो विशेष पुलिस बल है सबसे लंबा होता है, बहुत ही कड़ा इस पर किया जाता है। जैसे सिल्स का नाम लिया जाता है अमेरिका में,
वैसे ही यहाँ पर भारत में आपको चीज़ें याद रखिएगा, गरुड़ का भी नाम रखा जाता है उसी श्रेणी में कि इस प्रकार के चीज़ों को वो सही तरीके से कर सकता है। तो इस पर आंकड़े दिए गए हैं, आप लोग इसे एक बार कवर कर लीजिएगा। बाकी कोई चीज़ें फिट इफेक्ट है, इसे आप लोग स्वयं से भी देख सकते हैं। बिहार के नए डीजीपी का मंत्र दिया गया है, अपराधियों को दौड़ाओ नहीं तो वह आपको दौड़ाएंगे। इसके बहुत से मायने हैं, इसको मायने को अर्थ को समझिएगा पहले आप लोग और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद मैं इसको स्पष्ट करूंगा कि अपराधियों को दौड़ाओ या नहीं तो आपको दौड़ाएंगे, इसका अर्थ क्या होता है। इसी प्रकार से आपको है ना चीज़ों को कवर करना है, कुछ पहले अपने से कवर कर लेना, नहीं तो देखिए होगा कि अभी डिस्कशन में करूंगा तो कितना मिनट चला जाएगा इस पर थोड़ा सा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी इसको करिएगा। नेक्स्ट हम लोग चर्चा बाद में कर लेंगे। हमें चाहिए अपना समावेशी विकास। मुझे याद है मैं इस पर बात 2011 से कर रहा हूँ, 2010-11 से इस पर बात कर रहा हूँ इस टॉपिक पर। मैं जब पटना यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय भी अपने जो मेरे प्रोफेसर थे उनसे कुछ सवाल जवाब किया था। कुछ विजिट किए थे, रोमिला थापर और राम शरण शर्मा जी उस समय विजिट किए थे विजिटर के तौर पर, और भी कुछ थिंकर लोग आए थे। तो उनसे मैं सवाल किया था कि क्या ऐसा हालात है जो हम वास्तविक इतिहास का अध्ययन नहीं करते हैं, क्यों ऐसा लगता है कि हम बनावटी इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो उनका जवाब यही था कि जो दिखता है वही हकीकत नहीं है। उनका जवाब बस इतना ही था, जो दिखता है वही हकीकत नहीं है। इसी संदर्भ में आप समझिएगा कि हाल चाल संदर्भों में जो बातें उठ रही है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो गया उनको असम में जो एक नहीं थे कौन जिनका 350 कि 500 कितना एक बनाया गया था, एक सेकंड कहाँ गए वो, एक सेकंड उसको उनको पहले खोजने दीजिए हमको। हाल ही में मनाया गया था जिनको बोला जाता था दक्षिण पूर्व का एक नेता बोला जाता था, नाम उनका मैं फिर भूल रहा हूँ। हाँ, 400वीं जयंती देखिए, बारफुकन जो थे उनकी 400वीं जयंती मनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में असम में अहोम साम्राज्य के परमवीर सेना नायक आपको जो लचित बारफुकन थे उनकी 400वीं जयंती, और उसके बारे में हम लोग पहली बार समझ सके थे कि इस प्रकार का चीज़ें आपको हमारे अन्य क्षेत्रों में रहा है, नायक रहा, और उसको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम लेखन शैली है, उससे लाखों कोसों दूर है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है ना कि हमने इतिहास को किस रूप से गढ़ा है, किस रूप से हम लोग देखे हैं, इसको समझने की जरूरत है। इसी को यह लेख स्पष्ट करता है, जिसमें यह बातें बोले भारत का जो संविधान है वो अनुच्छेद कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, अर्थात इंडिया जो भारत का है, भारत जो भारत है, तो भारत क्या है इसको कैसे स्पष्ट किया जाए। तो इतिहास लेखन सबसे इम्पोर्टेंट है। हम उस भारत का संपूर्ण इतिहास क्या है, क्या हम भारत के और भारत के इतिहास के बारे में क्या बताया गया है। जब भारत की पूर्ण लेखन की बात होती है, समय पैदा होता है, संशय पैदा होता है, कहीं इतिहास की कुछ पुस्तकों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की जाएगी। जब भी इसकी बदलाव की बात की जाती है तो सबसे पहले प्रश्न होता है जो हमारा पुराना इतिहास है क्या उसमें बदलाव हो जाएगा, कोई खास विचारधारा के साथ नए इतिहास को गढ़ा जाएगा। यहाँ पर सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि जो हमारे सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र हैं, जो पुराने मुगल हो या अन्य भी लोग हो, उनकी भी विरासत सभी को जाननी चाहिए, और साथ साथ अन्य विरासत जो है उनको भी जानने का हक है। वो जितने भी क्षेत्रीय लेखक जितने भी हैं, क्षेत्रीय सेना नायक जितने भी, उनका भी लोगों को नाम पता होना चाहिए। नहीं तो केवल एक का गुणगान करने मात्र से अन्य की जो उपलब्धियां हैं कहीं नहीं कमजोर हो जाती है, और हमारा विविधताओं का देश है। इसलिए कुछ गलतियां हमारे समाज में पहले हो चुकी है, इतिहास लेखन में हो चुका है, ध्यान रखिएगा कैसे हुआ उसे यहाँ पर समझने की जरूरत है। मध्यकाल इतिहास में मुस्लिम इतिहासकारों को हिंदुत्व के चश्मे से लिखा जाएगा, यह सवाल होता है। चाहे मुस्लिम आक्रांता रहे हो या अंग्रेज, दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इतिहास लिखवाया है। बात सही है ना, आप लोग से छुपा हुआ ना, जो भी पढ़े हुए लोग हैं, जिसमें उसने स्वयं को भारतीय समाज और संस्कृति को श्रेष्ठ दिखाया। दोनों ने क्या किया कि भारतीय संस्कृति और श्रेष्ठ। मैं एक वीडियो कहीं देख रहा था, आप लोग भी वीडियो देखते होंगे, जहां पर ये बताया जाता है ना कि ताजमहल दिया गया भारत को, मुस्लिम जो शासक है उनके द्वारा क्या दिया गया, ताजमहल दिया गया।
दिल्ली का लाल किला दिया गया और भी स्थलाकृति दी गई। बहुत अच्छा बात है, दिया गया, हमारे संस्कृति में एक पार्ट है ये, इनके द्वारा दिया गया। तो कभी किन्हीं ने अजंता के बारे में सुना? अजंता की जो रूपरेखा, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वृद्धेश्वर मंदिर का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हैं? या जो खंभों वाला जो मंदिर है जहां पर बांसुरी का धुन, साथ धुन सुनाई देता है, जो पिलर हवा में लटका हुआ, वो कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, पढ़े कभी? गहरी से महसूस कीजिएगा। क्या ताजमहल या अन्य आकृति उसके समय समान कहीं भी टिकती है? पर ताजमहल ज्यादा आपको लोगों के दिमाग मनो मस्तिष्क में बैठा हुआ है। इसके पीछे लॉजिकली है कि बौद्धिक रूप से हम लोग ने क्या किया है, इतिहास लेखन में उसे इतना बढ़ा चढ़ा के शामिल कर दिया है ना कि लोग केवल ताजमहल को देखते हैं। ऐसा नहीं कि ताजमहल को नहीं देखना चाहिए, ताजमहल को भी देखिए। और अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, बृहदेश्वर मंदिर है, खंभों वाला मंदिर है, साउथ में जाइए देखिए, और भी क्षेत्र पर जाइए। हमारे जो जो साहित्यिक रूप से जो हम लोग और बनावटी रूप से जो हम लोग वास्तुकला के क्षेत्र में जो उन्नत संस्कृति को लेकर डेवलप करके हम लोग शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं, उस चीज को भी तो फॉर्मेट करने की जरूरत है। इसके पीछे कहीं ना कहीं इतिहास लेखन का गलत प्रतिरोपण किया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यह कहीं ना कहीं हमारे विविधता को कहीं ना कहीं एक तरफा कर देता है। और इसी को सवाल जवाब में मैं भी 2010-11 में कर रहा था, जब पीजी कर रहा था। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, कि आप किसी का विरोध तो नहीं कर रहे पर समर्थन भी तो नहीं कर रहे ना, ये भी चीज होनी चाहिए ना। आप चीजों को समझिए कि हमारा इतिहास लेखन कैसे डेवलप किया गया, इसको समझने की जरूरत है। आप बहुत जगह पढ़ते होंगे अपने एनसीईआरटी बुक में या बहुत से इतिहास किताबों में पढ़ते होंगे, जहां पर लगता है कि बनावटी चीजें कहीं ना कहीं देख रही। अब सोच के देखिए, जो समुदाय अपने क्षेत्र से अरब क्षेत्र से आया है, उस दौरान उसके क्षेत्र में कुछ ऐसी स्थलाकृति देखने को मिलती ही नहीं। भारत में आते ही वो कौन सा ज्ञान या कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं कि तुरंत इनके पास आपको 2.5 दिन का झोपड़ा बन जाता है, और भी चीजें बन जाती है, कुतुब मीनार बन जाता है। ऐसा क्या था कॉन्सेप्ट? कुछ कॉन्सेप्ट था? अब इसको कोई भी प्रश्न चिन्ह कर देगा। अन्य धर्मावलंबी, अगर मुस्लिम समुदाय को छोड़ दिया जाए तो सीधा क्या बोलेगा कि अल्पसंख्यक को दबाया नहीं जा रहा, आपकी भी संस्कृति है। बस समस्या ये है कि हम लोग वास्तविकता से परे हटकर किसी चीज का आकलन करते हैं। और यह जो संरचना है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी अवगति, आपकी अवनति कराता था, आपकी गिरावट आपके सोच विचार रहन सहन में करेगा। आपकी हमारी साझा संस्कृति, इसको समझने की जरूरत है। इसका मतलब भारत में जैसे ही वो आए तो क्या हुआ, डेवलप, आते ही रास्ते में कहीं डेवलपमेंट उनके दिमाग में आ गया? नहीं ना। तो भारत में ऐसे कुछ क्षेत्र रहे होंगे जहां पर इस प्रकार की कलाकृतियां रही होंगी, उससे पहले, उसके बाद चीजें डेवलप हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इतिहास लेखन में इसको तो समझाया गया है, इसको तो समझाया गया है, इस रेखा को समझाया गया है कि लोग आए हैं और यहाँ पर निर्माण किए। पर इस रेखा को समझाया ही नहीं गया है कि यहाँ पर पहले से ही मौजूद था, और यह विश्व की सबसे उन्नत वास्तुकलाओं में गिना जाता है। और जब लोग पैंट पहनना, कच्छा पहनना सीख रहे थे ना भारत, उस समय है ना, साड़ी पहनकर चीजों को और धोती पहनकर चीजों को है ना, बेहतर उन्नत रहन सहन सीखा हुआ था। जब विश्व लिखना पढ़ना सीख रहा था ना, उसमें भारत क्या कर रहा था, भारत गद और पद में चीजों को कवर कर रहा था, ग्रंथ लिख रहा था, उन्नत हथियारों को डेवलपमेंट कर रहा था। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है जो विश्व की सबसे बड़ी बृहद सभ्यता मानी जाती है। वहाँ पर हम लोग पक्के घरों में रहा, पक्की ईंटों का घर में रहा, नाली व्यवस्था जो आज हम लोग, जो विश्व 2500 साल बाद सीखा कि नाली कैसे बनता है, वहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे होते, बाउंड्री वॉल कैसे होता है, ग्रिड प्रणाली क्या होता है, वो सीखा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पहले ही 2500 साल पहले ही सीखे थे। आज 2500 और 2004 4500 पहले ही सीखे हुए हैं। तो सोच के देखिएगा, इतिहास को ऐसे पढ़ने और समझने की जरूरत है, और वास्तविक इतिहास जानने का हक प्रत्येक लोगों को है। इसी में देखिए, कुछ वर्ग का नाम ही आपको ध्यान रखना है। कुछ वर्ग का, जैसे दक्षिण इतिहास देखिएगा, दक्षिण इतिहास में शशक, चाणक्य, चालुक्य, सातवाहन, चोल साम्राज्य, विजयनगर, त्रावणकोर, असम का अहोम, मणिपुर, नागालैंड, अन्य सीमांत जैसे उड़ीसा, बंगाल, मुर्शिदाबाद, बंगाल के नवाब, सभी की चर्चा नहीं हुई है।
यहाँ तक कि बंगालों के नवाबों की भी चर्चा नहीं है जो विस्तृत रूप से चीजें की है। बस मुगल दिल्ली केंद्रित जो चीजें थी उसको हम लोग प्रमोट किए। और इसमें कहीं ना कहीं वाम पंथ विचारधारा सबसे अधिक प्रभावित, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता है कि भारत में कुछ है ही। वो रोमिला थापर हो या भी और भी लोग रहे उसमें, नाम हजारों नाम है, आप उनके इतिहास लेखन में देख लीजिएगा। इरफान हबीब जो है, इरफान हबीब जो बुक उनकी आती है, उनका मेडावल इंडिया पढ़ के देखिएगा, लगेगा कि क्या वो कॉन्सेप्ट दे के आए हैं आपको, लगेगा आप भारतीय के संदर्भ में कुछ है ही नहीं। तो ये सब चीज़ों को पढ़ने समझने की जरूरत है। साथ में देखिए कुछ वीरांगनाओं का भी नाम हमने इतिहास में नहीं लिया है, जैसे महिला योगदान जो था, देखिए असंख्य रन कुबारे बाकुरे थे, जैसे वीरांगनाएं थी, आज भी है, जैसे जनता के साथ नहीं जुड़ी है, जैसे कश्मीर की ललिता दित्य, मेवाड़ की राणा कुंभा, गुजरात की रानी नेकी देवी, अहमदाबाद की चांद बीबी, त्रावणकोर के मार्कंड वर्मा, अवध की बेगम हजरत महल, इनका भी योगदान है। पर रजिया सुल्तान को हम लोग बेहतर तरीके से जाने, इतिहास में उनके बेहतर तरीके से दर्ज किया गया, क्योंकि वो दिल्ली की सत्ता पर काम कर रही थी। और वाम पंथ जो बाद में डेवलप हुआ, उसने क्या किया कि इस प्रकार से कॉन्सेप्ट को दिया। साथ ही साथ हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति में हमेशा दिल्ली में मुगल साम्राज्य को कहीं ना कहीं अधिक, उसकी क्षमताओं से अधिक बढ़ा चढ़ा के बातें की है। ऐसा नहीं कि उनका योगदान नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगदान उसका नहीं है, पर अन्य जो लोग भी थे, जिसमें अवध के बेगम हजरत महल भी शामिल थे, उनका योगदान को कोई चर्चा नहीं होता। ऐसे बंगाल के नवाब की कोई चर्चा नहीं होती। अर्थात कहने का मतलब है कि सेंट्रलिक जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको छोड़कर अन्य क्षेत्रों के जो वीरांगनाएं हैं, योद्धाएं, उसका चर्चा आज तक नहीं हुआ। यही चर्चा का कारण होना भी चाहिए, हमें समृद्ध रूप से जो चीजें डेवलप करनी चाहिए। तो इतिहास लेखन का पूर्व अनुकरण होना चाहिए, पुनः से इसे सींचने की जरूरत है, जिसमें सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी पंथों का बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए, सभी क्षेत्रों के बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो चीजें हैं ना नए तरीके से भारत समझ पाएगा। देखिए क्यों हमारे पास इतना डिस्प्यूट है, सोच के देखें, कभी कभी सोच के देखिएगा आप, खाली दिमाग में बैठ के, शैतान का दिमाग खाली शैतान होता है ना, उसमें सोचिएगा आप लोग। क्या सोचना है मैं बताता हूँ कि क्यों हमारे पास अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का विरोध अभी तक है, इसका राजनीतिकरण क्यों किया गया, पहले ये समझिएगा। दूसरा कि क्या विविधता इतनी है फिर भी लोग एक स्तर पर जाके संगठित रहते हैं, ऐसा क्या कारण है, कभी सोचिएगा अभी बैठ के। तीसरा सोचिएगा, क्या केवल अल्पसंख्यक ही प्रताड़ित हमारे देश में, बहुसंख्यक प्रताड़ित नहीं है? तो आप इन तीन प्रश्नों को खाली दिमाग में बैठिएगा, अपने शैतान दिमाग को लगा के, और केवल न्यूट्रल इसके बारे में, किसी धर्म पंथ से अलग हटकर केवल भारतीय के स्तर पर सोच के देखिएगा समस्या कहाँ। वो मुस्लिम वर्ग हो, हिंदू वर्ग हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, जो भी भारत में प्रचलित धर्म और पंथ कार्य कर रहा है, उस सभी वर्ग के लोग एक बार बैठ के सोचिएगा कि समस्याएं कहाँ हैं, तो ये चीज समझ में आ जाएगी आपको। नेक्स्ट है बिजली सब्सिडी की आर्थिकी पर असर। तो हाल ही में देखिए बिजली संशोधन विधेयक आया ना, उस पर एक चर्चा का विषय है कि को उसी में देखिए एक लेख आया है आजकल के संदर्भ में। देखिए बिजली सब्सिडी में मामले दिल्ली देश में दूसरे स्थान पर आता है। उसके संदर्भ में देखिए क्या है कि बिजली मंत्रालय ने हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया, 2020-21 के संदर्भ में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है सब्सिडी में इसने। इस मद में केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में क्या किया, 2020-21 में लगभग 48,228 करोड़ रुपए बिजली सब्सिडी दिया। तो सोच के देखिए बिजली सब्सिडी कितना बड़ा खतरनाक समस्या उभर कर सामने लेकर आएगा। बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियां जो हैं, उनको 2.5 लाख करोड़ रुपया राज्यों के पास बकाया है, सब्सिडी के तौर पर जो दिया जाता है ना, तो 2.5 लाख करोड़ रुपया बकाया है। तो इसे आप लोग आंकड़ों को याद रखिए, ये सब आंकड़े आपको काम देंगे। तो चलिए इन सब आंकड़ों को आप लोग नोट डाउन कर लेना है, नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे। और मैं एक चीज भी आप लोग को यहाँ पर बताया था, रुपये के विदेशी कारोबार पर नजर जो रहेगा, जो बजट अभी आएगा ना, उसमें कुछ बातें जरूर आएंगी, तो ध्यान रखिएगा। एक नया डाटा आया है जिसमें रूस, श्रीलंका, मॉरिशस के 25 बैंकों को रुपये में कारोबार करने की अनुमति आरबीआई के द्वारा दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब पीटी फैक्ट पूछ सकता है, इसे कवर करें। और बजट में इससे संबंधित कुछ नए चीज़ों को कवर किया जा सकता है, तो उस पर भी, और राजकोषीय प्रबंधन पर भी आएगा नया रोड मैप बजट में। तो जैसे ही आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल जो बातें, पुरानी बातें हैं,
उसी को यहाँ पर नोट डाउन किया, अंडरलाइन किया हुआ, उसे आप लोग जब पेपर दिया जाएगा ऐप पर आप लोग उसे देख लीजिएगा, वहाँ से राइट डाउन कर लीजिएगा। जब तक बजट में चर्चा नहीं हो जाती उस पर विशेष चर्चा करने की कोई आवश्यकता तो बनता ही नहीं है। हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। देखिए भारतीय निवेश को खुला है अफगानिस्तान, यह तालिबान जी बोल रहे हैं, तालिबान जो शासक है उनके द्वारा ये बातें बोली गई है। अब मैं पहले एक वीडियो में बताया ही था आपको, तालिबान ऐसा क्यों कहा चाहता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश की मुहर इसको बहुत जरूरी है। अब भारत अमेरिका तो दूसरे एस्पेक्ट में मुहर दिया ना, तो भारत अब बच गया सबसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो इसकी लोकतंत्र के मुहर बहुत जरूरी है। इसलिए देखते होंगे कि बार बार तालिबान क्या बोल रहा है, तुम आओ मेरे पास, काम करो, हम तुमको पूरी शक्ति के साथ, अपनी शक्ति के साथ तुमको सुरक्षा देंगे। इसके पीछे लॉजिकली यही है कि भारत से मान्यता चाहता है अफगानिस्तान की सत्ता की मान्यता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जब भारत इसके भू क्षेत्र में जाके काम करेगा तो विश्व को ऐसा लगेगा कि नहीं यह भारत ने इसे मान्यता दे दिया, तो और भी देश इसमें आएंगे, इस पर बिलीव करेगा। तो भारत सरकार विदेश मंत्रालय को बहुत ठोस कदम सोच समझ को उठाने की जरूरत है कि इसके अंदर की क्या सोच है, अर्थात यह किस दूरगामी सोच को लेकर इस तरह का बेनिफिट हम दे रहे हैं। चीजें देखिए, जब तक हम लोकतांत्रिक देश है उसका सहयोग कर सकते हैं। अगर सत्ता तालिबान की भी है, बंदूकधारियों की भी है, तो अगर वो लोकतांत्रिक रूप से काम करेगी तो ही समर्थन देने के लिए भारत आगे आएगा। नहीं तो बंदूक के एवज पर जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं तालिबान की वर्तमान सरकार की यही छवि है, आतंक के बल पर सत्ता को हथियाया गया है। हम लोकतांत्रिक चीजों पर विश्वास करते हैं, इसलिए भारत क्या करेगा, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में कितनी बार दफा या अभी लालच और देगा। देखिए अभी तो बोल रहा है, देखिए ना यहाँ पर क्या बोला, देखिए बोल ये रहा है कि हम सुरक्षा देंगे, भारतीय कंपनियों को सुरक्षा देंगे, काम करने के शांतिपूर्ण माहौल उपलब्ध कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी हम उसे सुनिश्चित कर सकेंगे भारतीय को सुरक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर समस्या यही है कि हर वो कदम उठाएगा अफगानिस्तान, जो वर्तमान तालिबान सरकार है वो, कि भारत का डेलीगेट यहाँ आए और भारत की जो विकास योजना है उसको पूरा करे, अन्य योजनाओं को लाए, ताकि विश्व में एक है ना पॉजिटिव मैसेज जाए लोगों में कि भारत ने समर्थन कर दिया है तालिबान को, और भारत इसका लाभ लेगा। अभी वर्तमान में वेट एंड वॉच स्थिति में लेगा, और चीजें अगर लोकतांत्रिक रूप से करी तो क्यों नहीं भारत करेगा, पर छवि नहीं ना, आतंक का बस स्वरूप क्या है, आतंक ही होता है। सोच के देखिए, अब महिलाओं का पढ़न शिक्षण संस्थान पर जाना बंद कर दिया, बैन करा दिया। क्या आपको लगता है, स्वयं से पूछिएगा आप, वर्ग हैं वो स्वयं से पूछिएगा। मैं हमेशा ये सवाल जवाब आपसे पूछता हूँ कि क्या मेरी को बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो छुप कर रूम में पढ़ती हैं रात को, केवल उसका पति उसका सपोर्ट करता है, बाकी और लोग परिवार है उसको सपोर्ट नहीं, पढ़ने तक नहीं देखने देते। तो क्या सोच के देखिएगा कि वर्तमान युग में जहां महिलाएं कंधा से कंधा मिला के चल रही है, अन्य धर्म पंथों के लोग, क्या मुस्लिम वर्ग में जो महिलाएं हैं क्या उनको भी यह अवसर नहीं मिलना चाहिए? आप केवल इसी आधार पर सोचिएगा। दूसरा कि कब तक आप इन सब चीजों को रोक के रखिएगा, कब तक? कठोरता के साथ कबीलाई जिंदगी तो जी नहीं रहे। आप स्वतंत्र भारत में है, स्वतंत्र विचारधाराओं में है, यह मान लीजिए 20 से 25 साल 50 साल स्वतंत्र विश्व में आप हैं, 20 से 25 साल 50 साल तक ही रोक पाइएगा। जब नए जनरेशन आ जाएंगे, जहां गैजेट की बात होगी और प्रौद्योगिकी की बात होगी, तो क्या उस समय आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार की चीजें हो पाएगी? तो यहाँ पर समझने सोचने वाली बात है कि हम समस्याओं को किस रूप से देखते हैं। जो 25 साल 50 साल बस ऑटोमेटिक हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। ईरान में देख रहे हैं ना, ईरान में देख रहे हैं बुर्का को लेकर क्या समस्या हो गया, किस रूप से सरकार का गले का हड्डी बना हुआ है। इसी प्रकार अफगानिस्तान या अन्य मुस्लिम कंट्रियों को भी यह सोचनी चाहिए कि कब तक हम चीज़ों को है ना दबा कर रखेंगे। स्वतंत्रता सबसे अमूल्य धरोहर होती है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, इसी के लिए वो व्यक्ति जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर कल वीडियो एनालिसिस करेंगे नए न्यूज़पेपर के साथ। तब तक जो चीज़ें बताई जा रही है, कैप्सूल क्लासेस चल रही होंगी, आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, टेस्ट सीरीज अपडेट हो चुका है, और क्लास ज्वाइन कीजिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।